हेलो एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हम लोग जब भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। अगर मेरे को आपको मेरी आवाज आ रही है और आप मुझे देख पा रहे हैं तो एक बार फटाफट से थम्स अप का साइन बना दो, ओके लिख दो या यस लिख दो चैट में, ताकि मुझे पता चल जाए, फिर हम लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी बताओ बेटा, फास्ट। मेरी आवाज आ रही है? हम लोग जब भी लेक्चर स्टार्ट। हाँ, यस सर, गुड इवनिंग। ठीक है जी, चैट से मुझे पता चल रहा है बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है, और डबल आवाज इसलिए आई थी क्योंकि फोन का भी हम लोग चैट फोन में देखते हैं और उसी के हिसाब से हम डाउट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, 5-10 मिनट चीजें कुछ बताऊंगा और उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज आपकी बायो की फर्स्ट क्लास है, क्लास 11th में आपका स्वागत है। बहुत बहुत कहते हैं कि आपका स्वागत है और आपको हम ये बोलेंगे कि एक जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। तो यदि सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार फिर से यस लिख दो ताकि हम स्टार्ट कर सके। जल्दी बता दो बेटा। बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करने चाहूंगा और डिस्कस करूंगा फटाफट से। मैं चाहूंगा कि पहले मैं अपने बारे में कुछ चीजें बता दूं। आज क्या रहेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके हम सिलेबस क्या पढ़ने वाले हैं और सेल के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे मेरी बात सुने ध्यान से। अभी कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ सुनेंगे थोड़ी देर तक मेरी बात। जहां से मैं बोलूंगा लिखना है और नोट्स बनाना है, वहीं से आप लिखेंगे और नोट्स बनाएंगे। अभी आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ मेरी बात को सुनना है। अभी आपके पास टेबल पर क्या होना चाहिए? सबसे पहला सवाल, अभी आपके पास टेबल पर एनसीईआरटी होनी चाहिए क्लास 11th की। उसके साथ आपके पास आपका एक रजिस्टर, चाहे फेयर हो चाहे रफ हो, कोई भी एक चीज आप मतलब आपके पास होनी चाहिए। पेन होना चाहिए। आप सिंपल ऐसा नहीं सिर्फ फोन के साथ बैठे हो, सभी लोगों के पास ले आओ अगर नहीं है। हाँ, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी परचेज नहीं करी है उसकी पीडीएफ आप फोन में रख सकते हो, पर कोशिश करो आपके पास एनसीईआरटी फिजिकली प्रेजेंट हो। तो मुझे एक बार चैट में बता दो, क्या आपके पास टेबल पर एनसीईआरटी है? क्लियर? यस लिख दो फटाफट से, टेबल पर एनसीईआरटी और आपके लिए एक नोटबुक और साथ में पेन आपके पास होना चाहिए। फटाफट से बताओ बेटा, जल्दी। बुक नहीं है तो उसको परचेज कर लेना जल्दी से जल्दी, एनसीईआरटी तो हमें चाहिए। हाँ बेटा, ठीक है। अरे भाई परचेज कर लेना ना, एनसीईआरटी तो होनी चाहिए हमारे पास। एनसीईआरटी आपकी मेन टेक्स्ट बुक है, सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। चलिए, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको क्या रहेगा, आप एनसीईआरटी उसकी परचेज कर लेंगे। ठीक है बेटा, सही है। हाँ, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं। बेटा पीडब्ल्यू पर मैंने लगभग 1000 से ज्यादा लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, मेरा नाम तरुण कुमार है। मैं आपको बॉटनी के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज, तीसरी ऑफलाइन में हमने काफी सारे सिलेक्शंस पे काम किया हुआ है। और मैं आपको कुछ ये बता देता हूं कि लास्ट ईयर हमारे पास जो रिजल्ट्स आए थे नीट के, उनमें से कुछ मैं आपको दिखा देता हूं और आपको वो हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी उन बच्चों के नाम मिल जाएंगे। जैसे आपको ये कुछ मेरे पास इनके मतलब मैं बोल सकता हूं कि ग्लिम्स हैं कुछ रिजल्ट के। जैसे ऋतु नाम की बच्ची है, उसका इंटरव्यू अलग सर के साथ है, वो आप देख पाओगे। उसके 355 मार्क्स थे बायो में। तो मैं सिर्फ आपको यह कहना चाह रहा हूं कि ऑनलाइन में भी हम उस लेवल से पढ़ाते हैं कि आपके पास ये बायो के मार्क्स आप देख सकते हो। काफी सारे बच्चों के 360 355 आए हैं। मैंने उनका फोन नंबर और रोल नंबर हाइड कर दिया बस, बाकी उनके नाम है। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके रिजल्ट्स हैं हमारे पास, जिनके आप इंटरव्यू भी पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे देख लोगे। ऋतु का मेरे पास मिल जाएगा, ऋतिक का है इंटरव्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है। अंश का मिल जाएगा आपको, इनके इंटरव्यूज हैं। अनिरुद्ध ये बैंगलोर से था बच्चा, ठीक है, इसके 360 थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैंने आपको कुछ जस्ट दिखाने के लिए कि यार देखो, एफर्ट करते हैं रिजल्ट आता है। साल भर पढ़ेंगे, चाहे यकीन बैच हो, लक्ष्य बैच हो, अर्जुना हो, उसका नेक्स्ट ईयर आएगा जो लास्ट ईयर अर्जुना बैच था, तो रिजल्ट आता है।
तो ये जस्ट आपको बताने के लिए कि मैं कौन हूं और हम लोग कितना रिजल्ट पे वर्क करते हैं। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपके सामने हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? वीडियो क्वालिटी ऑनलाइन में लाइव में मुश्किल होता है रिड्यूस करना। अब यहां से हम कुछ आगे बात करते हैं, काफी सारे रहेंगे, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये बच्चों के रिजल्ट्स थे। ठीक है, अब हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? अब मैं जस्ट आपको रिजल्ट्स को लेके थोड़ा सा बताने का था। आपके पास पीडीएफ रहेगी, काफी सारे बच्चों के 360 और 355 आए हैं बायो में टोटल स्कोर के साथ। ठीक है, क्लियर है? हाँ, सही है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आज हम कैसे मूव करेंगे, सिलेबस क्या है आपका, कैसे पढ़ना है, क्या सोर्सेज रहेंगे और कैसे मैनेज करना है, 5-10 मिनट डिस्कस करके आज हम सेल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका कोई बहुत लंबा चौड़ा ओरिएंटेशन नहीं है, पर मैं आपसे क्लियर कर देता हूं कि आपके पास अभी एनसीईआरटी है टेबल पर, आपके पास रजिस्टर है। 2 से 4 मिनट मेरी बात सुनिए ध्यान से, ताकि मैं आपको इसको 9th 10th से लिंक कर सकूं। ऑलरेडी आपने ब्रिज कोर्स बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है कोई इशू नहीं है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, है ना? क्लियर है? बायो के टोटल मार्क्स बेटा 360 होते हैं, फिजिक्स के 180 और केमिस्ट्री के 180। तो बहुत सारे बच्चों के 355, 350, 360 भी आए थे लास्ट ईयर। क्लियर है? पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से पढ़ने के बाद। सही है? क्लियर है बेटा? हाँ, ठीक है, अब हम आगे चलेंगे बेटा। एनसीईआरटी पेज नंबर अभी तेरे को जरूरत नहीं है, पहले सबसे पहले ये समझ कि हमें क्या सिलेबस कवर करना है। अब हम बात करते हैं, सुने ध्यान से। क्लास 11th में टोटल कितनी यूनिट है और कितने चैप्टर्स हैं, ये क्लियर कर देता हूं बेटा। बायो की बुक में टोटल चैप्टर्स हैं आपके 22 और यूनिट्स हैं हमारे पास 5। मेरी बात सुनना ध्यान से, टोटल मेरे पास 22 चैप्टर्स हैं और टोटल मेरे पास 5 यूनिट्स हैं। पहले इनके बारे में 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनो। पहली यूनिट में 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर्स हैं। मैं हर एक चैप्टर की आपको वेटेज भी बता सकता हूं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं नीट में, और बोर्ड में भी आपको जनरल बात कर सकते हैं आपके स्कूल बोर्ड में, पर बेसिकली अभी हम नीट की बात करेंगे। पहला चैप्टर, पहली यूनिट में 4 चैप्टर हैं जिसमें डाइवर्सिटी है। आप याद करिए क्लास 9th में आपके पास एक यूनिक चैप्टर था जिसका नाम डाइवर्सिटी था, जिसमें एनिमल किंगडम था, प्लांट किंगडम था, जो शायद आपका डिलीट हो गया होगा। अगर कोविड के टाइम पे आपने 9th करी है तो शायद डिलीट हो गया हो। एक चैप्टर था जिसमें डाइवर्सिटी पढ़ाया गया था, तो वो जो चैप्टर है वो हम यहां पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यहां हमारे पास 4 चैप्टर होते हैं। तो यूनिट 1 जिसका नाम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्लास 9th में आपने एक चैप्टर था डाइवर्सिटी नाम से, उसी को 4 चैप्टर में क्लास 11th में तोड़ा गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बता दो, बोलो जल्दी बेटा, जल्दी बोलो। मेरे हिसाब से वो शायद रिड्यूस हो गया था बेटा। देखो मेरी बात समझे ध्यान से, हम ये मानते हैं कि आपने 9th 10th में बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े, जो 11th में उसका कुछ एक्सपेंडेड वर्जन हम पढ़ रहे होंगे, इसीलिए आपको बिल्कुल 0 से पढ़ाया जाएगा। ये मान के चला जाएगा कि आपने 9th 10th में वो चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं। तो डाइवर्सिटी बिल्कुल 0 से पढ़ाएंगे, समझे ध्यान से, डाइवर्सिटी बिल्कुल 0 से पढ़ाएंगे। और क्योंकि डाइवर्सिटी में सेल यूज होगा, इसलिए पहले सेल पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो ये 4 चैप्टर है। अब इससे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? लिविंग वर्ल्ड से 1 क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 से 3 आ सकते हैं, प्लांट किंगडम से 2 से 3, एनिमल किंगडम से पहले 4 आते थे, अब 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके बेटा नीट के क्वेश्चंस का नंबर है जो मैंने बताया डाइवर्सिटी वाले से। मेरी बातें क्लियर हैं? जल्दी बता दो फटाफट से यस और ओके लिखो। मेरी बातें क्लियर है तो जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, हाँ, डाइवर्सिटी में मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता, मैं सब 0 से कराऊंगा उसे। ठीक है, मैं ये मान के चलूंगा, क्योंकि इसमें से 3 चैप्टर बॉटनी में है, जैसे लिविंग वर्ल्ड बॉटनी में है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बॉटनी में है, प्लांट किंगडम बॉटनी में है, ये एनिमल किंगडम जूलॉजी में है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो अगर आपको अपनी एनसीईआरटी में पेंसिल से लिखना है तो आप लिख सकते हो, या पेन से लिख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मेरे पास बॉटनी में है और कितने जूलॉजी में है। कोई डाउट है यहां तक? जल्दी बता दो। ठीक है, पहली बात मेरी क्लियर हो गई कि क्या यूनिट है पहली। ठीक है, अब हम यहां से आगे जा सकते हैं। अब मेरे पास सेकेंड यूनिट में बेटा टिश्यू आपने क्लास 9th में पढ़ा था, याद करिए।
क्लास 9th में एक चैप्टर था जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा था। उसके अलावा 9th में ही एक चैप्टर था जिसमें आपने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज, इनकी बात करी थी। शायद वो भी रिड्यूस सिलेबस में चला गया होगा, है ना? ठीक है, तो अगर डाइवर्सिटी नहीं पढ़ा था कराएंगे। तो जो टिश्यू वाला टॉपिक है उसके 3 चैप्टर हैं। इसमें पहले 2 चैप्टर बॉटनी में है और ये वाला चैप्टर जूलॉजी में है। ठीक है, ये वाला चैप्टर आपका जूलॉजी में है। तो अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में बेटा पहले 4 आते थे, अब ये 2 से 3 आते हैं, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का आपके जूलॉजी के टीचर भी बताएंगे। ठीक है, और अगर मुझे जो याद आ रहा है वो आ रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के। ये यूनिट 2 है। ये क्लास 9th में किस नाम से थी? टिश्यू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 9th की एनसीईआरटी निकाल के फिर पढ़ो, हम सारा पढ़ाएंगे बेटा, हम टोटली सारा पढ़ाएंगे। एक बार बता दूं आपके चैप्टर्स क्या है, क्योंकि बिना चैप्टर बताए पढ़ाने लगूंगा आपको समझ नहीं आएगा हमें क्या करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? हां, अगर रिड्यूस हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ इस तरीके से। क्लास 9th में पर सेल आपने पूरा पढ़ा था, फिर भी हम पढ़ाएंगे। जो ये वाली 3rd यूनिट है ये सेल वाली है बेटा। तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो है ये बॉटनी में मैं कराऊंगा आपको। बायोमोलिक्यूल आपका जूलॉजी में है, सेल साइकिल बॉटनी में है। क्लियर है? सेल यूनिट ऑफ लाइफ से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बायोमोलिक्यूल से बेटा 3 और 4 तक चले जाते हैं, सेल साइकिल से 2 क्वेश्चन आते हैं। आप समझ ले ध्यान से। ये मैंने आपको क्या बताया बेटा? यूनिट 3 के बारे में बताया। तो यूनिट 1 में कितने चैप्टर्स थे? 4। कौन बॉटनी में, कौन जूलॉजी में बता दिया आपको। यूनिट 2 में कितने हैं? 3। ये कहां से आ रहा है? 9 से रिलेट हो रहा है। तो अभी तक जो 3 यूनिट हैं, जो 11th की पहली 3 यूनिट है वो क्लास 9th की बायो है। मैं आपको फिर बताता हूं बेटा, जब आप 11th 12th पढ़ोगे ना, आपको धीरे धीरे फील ये होगा कि यार क्लास 11th जो है ना, क्लास 9th और 10th के सिलेबस का मतलब बड़ा वर्जन है। 9th से 11th का सिलेबस ज्यादा मैच करता है और 10th से आपका 12th का सिलेबस मैच करता है। ऐसी चीजें हैं। पर वहां पर जो एक टॉपिक था, यहां चैप्टर है, बस फर्क इतना है। वहां पर वो टॉपिक था, यहां चैप्टर है, बस इतना फर्क है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है ना बताना आपको कि क्या क्या आएगा। तो ये 2 चैप्टर हैं, ये 3 से 4, ये 2। क्लियर है यहां तक? बताओ। हां, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। कमेंट पे ज्यादा ध्यान ना दिया करो। अब आओ याद करो, आपने एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, जो क्लास 10th का इतना बड़ा चैप्टर था, कई कई दिन चलता रहता था। वो जो लाइफ प्रोसेस था उसमें आपने सबसे पहले डाइजेशन पढ़ा, फिर आपने मान लो सर्कुलेशन पढ़ा, उसमें आपने प्लांट के भी कुछ टॉपिक पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। तो उसको हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी में सारी चीजें कैसे काम हो रही है, ऐसे प्लांट के अंदर चीजें कैसे चल रही हैं, वो अंदर इंटरनल चीजें जो पूरे प्रोसेस चलते हैं, उन पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर हैं जो आपके बॉटनी में ही होंगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी फिर किस में चला जाएगा? जूलॉजी में। तो जो आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा लाइफ प्रोसेस, वो आपके क्लास 11th में 12 चैप्टर्स में टूट गया है, 7 ह्यूमन फिजियोलॉजी के और 5 प्लांट फिजियोलॉजी के। क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको? बता दीजिए, बताइए बेटा, क्या समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, बहुत टाइम लगा के पढ़ाया गया था, हम और भी टाइम लगाएंगे क्योंकि 12 चैप्टर कराने में समय लगता है। तो ये सारे बेटा बॉटनी में है, प्लांट फिजियोलॉजी। इससे मान लो 2 क्वेश्चन आ जाएगा, इससे 2 आ जाता है, इससे 3 आ सकते हैं, इससे 2 आ सकता है, इससे 2 आ सकता है। तो कुछ एक मोटा मोटे ये आपका कुछ रहता है प्लांट फिजियोलॉजी से। पर ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मतलब इसमें बहुत कुछ समझने का है। आप याद करिए आपने क्या पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, याद करिए आपको कैसे पढ़ाया गया था। 2 स्टेप होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। इसका पूरा चैप्टर ही है बेटा यहां पर फोटोसिंथेसिस वाला। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पूरा चैप्टर है। आपको याद करो, रेस्पिरेशन में वो पढ़ाया गया था ग्लाइकोलिसिस, फिर उसके बाद फेट ऑफ पाइरुवेट, वो इसमें पढ़ोगे आप। ठीक है, हार्मोन्स वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा था, वो इसमें आएगा। हार्मोन्स का भी एक चैप्टर था जो आपने यहां नहीं पढ़ा था। तो बेसिकली क्या है, लाइफ प्रोसेस के बाद एक चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके कुछ टॉपिक यहां पर है। तो मान लेते हैं 2 चैप्टर को हमने 12 चैप्टर में लगभग तोड़ दिया है। तो ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हार्मोन्स वाला है। ठीक है, तो ये सब बॉटनी में है, ये सारे बॉटनी में हैं, आप सीक्वेंस वाइज देख पाएंगे।
और फिर अगर हम आगे जाते हैं बेटा, तो ये मेरे पास जूलॉजी के टॉपिक हैं जो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको समाप्ति मैम कराएंगे। ये वाले ये टॉपिक हैं, ये जूलॉजी के टॉपिक हैं आपके, ठीक है। ये 7 चैप्टर है, इसमें ये केमिकल कंट्रोल वाला और न्यूरल कंट्रोल वाला ये उसमें था। कंट्रोल जो आपका है ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन या वो कंट्रोल करके जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेस के बाद, जो शायद रिड्यूस हो गया था, वो वाले का पार्ट है। बाकी ये 5 चीजें आप क्या पढ़ोगे उसमें, तो ये सब जूलॉजी में है। मान लो मैं अप्रोक्स 2 क्वेश्चन 2 ऐसे अगर लिख दूं इसमें, और किसी किसी में बेटा 3 चले जाते हैं, जैसे मान लो बॉडी फ्लूइड्स में 3 चले गए, फ्लक्चुएट करता है। तो लगभग मेरा ये मानना है कि इसमें मेरे पास 14 से लेकर 16 या 18 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं पूरी यूनिट के। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है ये, और ये सब मेरे पास जूलॉजी में है बेटा, ये सारा जूलॉजी में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो कई बार हमें खुशी होती थी यार सिलेबस रिड्यूस हो गया, पर वो दुख की बात होती है बेटा, क्योंकि आगे जाकर कहीं जुड़ता है। तो इसीलिए अगर आपका 11th में भी कोई सिलेबस ऐसा है जो रिड्यूस हो रहा है, हम पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे सारा सिलेबस पढ़ाते हैं, चाहे रिड्यूस हो गया हो चाहे ना हो गया हो, तो आपने भी सारा पढ़ना है, क्योंकि आगे जाकर फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? ठीक है। तो हम यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने लिख रहे हैं, वो डिपेंड करता है, चैप्टर वाइज वेरी कर सकता है। जैसे किसी से मान लो 2 आ रहे हैं तो किसी से 3 आके, ऐसे लगभग 14 से 16 क्वेश्चंस का ये कम से कम भी वो बन जाता है पूरा पैकेज। तो अगर आपको कुछ आइडिया लग गया हो कि आपकी जो 11th की बायो है वो 9th की पूरी बायो प्लस 10th की लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उन्हीं चैप्टर्स को बड़ा करके पढ़ाया जा रहा है। हर एक टॉपिक के एक अलग चैप्टर बन गए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आपका कोई सिलेबस रिड्यूस सिलेबस की वजह से नहीं हुआ था, हम बेसिक से सारी चीजें कराएंगे, बस आपने हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्या मेरी बातें आपके लिए क्लियर हो गई? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ बेटा। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? क्या हमें ये बताना जरूरी है ना आपको कि भाई सिलेबस ये बायो आई कहां से? ये 9 10th की बायो को ही हम बड़ा करके थोड़ा पढ़ाते हैं। क्लियर? हाँ ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ कि आपका सिलेबस क्या है। आप डाइवर्सिटी वाली यूनिट जो हम पढ़ेंगे वो 9 से रिलेटेड है, टिश्यू वाली भी 9 से रिलेटेड है, सेल वाली भी 9 से रिलेटेड है, और आखिरी की 2 यूनिट जिसका नाम प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो आपकी 12 से रिलेटेड है। इसमें पहला चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट है, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, आपने लाइट और डार्क रिएक्शन पढ़ा था, इसमें वो पढ़ेंगे। फेट ऑफ पाइरुवेट वाला टॉपिक है, यहां पर हार्मोन्स पढ़ोगे। सेम आपने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, आपने ब्रीदिंग लंग्स पढ़ा था, बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में आप हार्ट पढ़ोगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में किडनी पढ़ोगे। मूवमेंट और लोकोमोशन आपको ज्यादा नहीं पढ़ाया गया था, इसमें आप मसल्स और बोन पढ़ोगे। बाकी के 2 चैप्टर, एक में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ोगे और एक में हार्मोन्स के बारे में। यह चीज क्लियर हो गई, अब हम आगे जा सकते हैं। बोलो बेटा। हाँ बेटा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। आप ये तो सोचो मैं आपको चैप्टर भी बता रहा हूं, ठीक है ना? अगर इसमें बेटा, इसमें अगर कोई चैप्टर आपका डिलीट भी होता है सीबीएसई में या आपके स्टेट बोर्ड में, हम पूरा पढ़ाएंगे। क्लियर है? हाँ ठीक। और नीट का एग्जाम इसी के अकॉर्डिंग होता है, जो एनसीईआरटी यहां पर है आपके पास। अब दूसरा है सीक्वेंस, क्या फॉलो करने वाले हैं, सुन लो ध्यान से। सीक्वेंस में क्या करूंगा आपको, सबसे पहले मैं आपको सेल के बारे में समझा दूंगा। ध्यान से सुनना, मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको सेल के बारे में पूरा समझा दूंगा, सेल क्या होता है, पूरा चैप्टर सेल पे पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग डाइवर्सिटी पे जा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डाइवर्सिटी में आपको एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा मुझे, माइटोसिस और मियोसिस, जिसे आप सेल डिवीजन के नाम से जानते हो। क्या सभी बच्चों ने सेल डिवीजन शब्द सुना हुआ है? मुझे बताना हां करके कि हां सर सेल डिवीजन सुना है। जैसे ही मैं आपको यह कह रहा हूं कि मुझे आपको एक सेल के बारे में पूरी डिटेल यहां पढ़ा देनी है, उसके बाद बेटा मैंने आपको क्या करना है, सेल डिवीजन पढ़ाना है। सेल डिवीजन क्या, अभी तक कुछ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ सुनो 2 मिनट ताकि आपको समझ आए पढ़ने क्या वाले हो। मैं आपको सेल पढ़ा के फिर सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा। सेल डिवीजन पढ़ाने के बाद फिर मैं डाइवर्सिटी वाली यूनिट पे आ जाऊंगा।
तो डाइवर्सिटी वाली यूनिट जो है वो उसके बाद कराएंगे। रीजन क्या है बेटा, रीजन क्या है? हो सकता है आपके स्कूल में आ रहा हो, पर अगर हम लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे वहां ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपके समझ में नहीं आ सकती हैं। तो इसीलिए पहले सेल पढ़ाएंगे, फिर सेल डिवीजन में माइटोसिस मियोसिस सिखाएंगे, फिर आपको डाइवर्सिटी वाली यूनिट पढ़ाई जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ये हमारा सीक्वेंस रहेगा पढ़ाने का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मतलब आपकी क्या अप्रोच रहेगी? देखो, जब भी मैं पढ़ाऊंगा बोर्ड पे, पहले सुन लो, अब फोकस करो मेरी तरफ। सबसे पहले, जब भी मैं पढ़ा रहा हूंगा आप चैट नहीं करेंगे पढ़ाते वक्त, पहली बात। दूसरी बात, आप लेक्चर को लाइव अटेंड करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम लेक्चर्स को। मतलब क्या हुआ कि जिस समय लेक्चर है उसी समय अटेंड करने की कोशिश करेंगे। किसी रीजन से छूट जाता है तभी आपको करना है, लेकिन आपको लाइव देखना है मुझे कि सर जो पढ़ा रहे हैं। तीसरी बात, स्टार्टिंग में मैं आपको टाइम दिया करूंगा, हर बार बोर्ड पे लिखने के बाद बेटा नोट कर लो। आप नोट कर लेंगे, हैबिट ये बनाओ, वही आपके फेयर नोट्स होने चाहिए। अप्रोच यही रहेगी कि मैं जो आपको समझाऊंगा मैं लिख के बोर्ड पे समझाऊंगा, आपने वो समझ लेना है, नोट कर लेना है, वही आपके मेन नोट्स रहेंगे। कुछ बच्चों की हैबिट होती है क्लास के बाद लिखने की, पर अगर समय निकाल पाओ तभी ऐसा करना, नहीं तो आपके पास टाइम कम बचता है। तो कोशिश करो साथ के साथ बनाओ। कुछ चैप्टर्स के बाद जब आपकी स्पीड डेवलप हो जाएगी, फिर हम क्या करा करेंगे, लिखे करेंगे, आप साथ के साथ भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, आपको ये हैबिट आ जाएगी। अब ये हमारा अप्रोच रहेगा कि हम आपको बेसिकली क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, बेसिकली हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे सारा। तो आपने क्या करना है, आपने बेटा प्रॉपरली क्या करनी है, क्लास अटेंड करनी है, उसके साथ आपने नोट्स बनाने हैं। वो आपके नोट्स जो बनाने के बाद, देखो मैं आपको समझाता हूं नोट्स कैसे बनाने हैं। जो भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वो आपने लिख लिया, समझ लिया, बढ़िया से लिख लिया। उसको आपने लिखा ग्रीन पेन से या मान लो ब्लू पेन से लिखा। अब आप क्या करोगे, जब आपको एनसीईआरटी रीड कर रहे होगे, खुद से पढ़नी है एनसीईआरटी, मैं भी पढ़ाऊंगा, आपको भी पढ़नी है। जब आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो एनसीईआरटी से आपको ऐसी कोई लाइन मिल जाए जो मेरे नोट्स में मिस है, नॉर्मली नहीं होती है, अगर मिस हो रही है तो उसको किसी और कलर के पेन से वहां लिख लो, बस। उससे क्या होगा, आपके नोट्स 100% एनसीईआरटी कवर कर रहे होंगे। मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बताया? आपको क्लास लाइव अटेंड करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप रजिस्टर लेकर बैठेंगे, जब मैं टाइम दूंगा तो आप नोट्स लिखेंगे। तीसरा पॉइंट, आपने क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है, वही नोट्स को फेयर नोट्स की तरह यूज करना है, वही आपके मेन नोट्स रहेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? कुमार गौरव, 3800 बर्बाद हो गए तेरे मक्कार बच्चे, अभी पढ़ तो ले बेटा। हां, तुझे पता है मैं क्या पढ़ाऊंगा सारा, पढ़ पहले। हां, पहले पढ़ तो ले, तुझे पता तो होना चाहिए कैसे पढ़ना है। फिर तू एक 3 महीने के बाद पूछेगा सर नोट्स कैसे बनाने हैं। कैसे बनाएगा नोट्स? सीख तो ले, नोट्स बनाना सीख ले पहले। हां, पहले सुन ध्यान से, क्लास अटेंड करनी है, नोट्स बनाने हैं, और पहले आपने क्या करना है, नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी रीड करके उसी में ऐड कर देना है। और अपने डाउट्स, मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, अपने डाउट्स आप कैसे पूछोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका तरीका रहेगा पढ़ने का। फिर इसमें क्लियर कर देते हैं, आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई थ्योरी बुक नहीं पढ़नी। ये क्लियर है कि नहीं बताओ? कोई थ्योरी बुक नहीं पढ़नी, इसके अलावा सिर्फ एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ने, और कुछ नहीं पढ़ना आपने। क्लियर है बेटा? हां, ठीक है, क्लियर हो गई बात? हां, ये हमारे पास क्लास अटेंड करनी है, नोट्स, उसके अलावा एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी रीड कब करनी है? बाद में जब टाइम मिलेगा, क्लास के बाद का, ठीक है। अब यहां पर अगला सवाल मेरा, अब यहां पर क्या होता है बेटा, एक सोर्स क्या है आपके पास? ओनली एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी सोर्स है, नो अदर टेक्स्ट बुक। कोई टेक्स्ट बुक नहीं चाहिए आपको, आपको जो करा रहे हैं वो मोर देन इनफ है। क्लियर है? कोई और टेक्स्ट बुक नहीं चाहिए। क्लियर? हां, अभी आ जाओ, जरा आ जाओ। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे, ध्यान सुनेंगे। अब हमने कहा कि सोर्स क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी। फिर एक बच्चा उठ के आता है, कहता है सर और भी सोर्स बताओ। तो अगर मैं और सोर्स की बात करता हूं तो फिर एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी। आपने क्या क्या करना है सुन लो। आपने एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक है, इसको पढ़ना है, प्लस नोट्स को रीड करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। नोट्स ऑथेंटिक हैं, सारे क्वेश्चन नोट्स और टेक्स्ट बुक से ही आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस
कैसे करेंगे? क्वेश्चन सबसे पहले क्लास में होंगे, हर क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन मान लो 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा। उसके बाद में होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन क्लास की पीडीएफ में ही दूंगा, 10 से 12 क्वेश्चन। उसके अलावा आपको डीपीपी मिलेगी और आपको पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में से भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्या हमें सारी थ्योरी पढ़नी? आप कुछ कुछ थ्योरी देख सकते हो, पर पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में से आपने क्वेश्चंस बनाने, मेनली ज्यादा काम क्या करना? क्वेश्चंस बनाने। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो गई है? अगर उसमें कोई डाटा एनसीईआरटी के बाहर का है, जो कई बार हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की फॉर्म में दे देते हैं, उसको आपने नहीं करना। आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और साथ में नोट्स पढ़ने, क्वेश्चंस बनाने के लिए आप मॉड्यूल यूज करेंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, हां क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बता दो। डीपीपी क्या होती है बेटा? डेली प्रैक्टिस पेपर आएगा 20 क्वेश्चन का। मैं क्लास में पीडीएफ में भी कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। उसके अलावा डीपीपी, इसमें ही इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको कोई बुक भी परचेज नहीं करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के लिए अलग से। आपको कोई बुक परचेज नहीं करनी। क्लियर है? बोलिए बेटा। मैं कम से कम आपको यह तो बता दूं पढ़ना कैसे है। सीधे शुरू कर दूं? सीधे शुरू करूंगा, कुछ आएगा तेरे को? मान ले आप में से कोई बच्चा बस में बैठता है, बस चल रही है, सीधे चढ़ के बैठ जाते हो। ये तो पता होना चाहिए बस जाएगी कहां, किस गति से जाएगी, कहां पहुंचेगी, ये तो पता कर लो। कि सीधे बैठ जाते हो किसी भी बस में चढ़ के या किसी भी ट्रेन में? पता करो पहले कहां जाएगी, कैसे जाएगी, क्या उसका रास्ता रहेगा, और हमें क्या करना उसके दौरान। क्या हमें कुछ खाना है बस में, नहीं खाना, या हमें कहां बैठना है, ये तो पता करो। ठीक है बेटा? ठीक है, डन है, क्लियर है? बता दीजिए जल्दी से। हां ठीक, तो आपको सारी चीजें, सर और भी सोर्स हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्लास 11वीं के बच्चे का ये प्रॉब्लम होती है, सर और भी सोर्स है, कोई सोर्स नहीं और। सर कुछ और तो बता दो, मार्केट में इतना सारा। बेटा यही पढ़ ले, बहुत हो जाएगा तेरा, यही पढ़ना है और तुझे नहीं पढ़ना। तेरे नोट्स में से सारा पेपर आएगा, बस इतनी सी बात समझ, और कहीं से नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, हां अब देखो ध्यान से। अब यहां पर सबसे पहला सवाल जो बच्चे पूछते हैं वो कुछ दिन के बाद, हाउ टू मैनेज स्टडीज मींस कितना पढ़ें। उसके लिए एक मंत्र का जाप 5 बार करेंगे अपने मन में, और सुन लो वो है क्या एग्जैक्टली। मैं आपसे एक चीज क्लियर करता हूं, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को आएगी, आपको भी आएगी कि सर कितना पढ़ें। तो एक मंत्र है जिसको आप 5 बार बोलेंगे, और वो मंत्र एक्चुअल में क्या है, ध्यान सुनेंगे। एक्चुअल में क्या है कि कम बातें करो, बड़ी बड़ी बातें कुछ मत करो, सिंपल पढ़ाई करो। जो आपको बता दिया जाए वो करो। चैट कम करो, चैट में सिर्फ डाउट पूछो, ज्यादा बोलो मत। सिर्फ क्या करो, कम बोलो, काम ज्यादा करो। जो आपको बताया वो करो। उसके अलावा अगर आप मेरे से ये पूछते हो कि सर आप कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरा 100% सिलेक्शन हो जाए, तरीका ये है बेटा, BCFMR और ACFMR। ये क्या है ये बता रहा हूं आपको। क्या बताऊं? समझ में आ रहा है? इस मंत्र का 5 बार जाप करेंगे सारे बच्चे। बकवास बोलना कम, बिल्कुल बात नहीं करनी किसी से। अपने काम पे पूरा फोकस रखना है। किसी को यह नहीं बताना कि मतलब मैं इतने इतने घंटे पढ़ता हूं, कुछ नहीं। चुपचाप पढ़ाई करनी है, पूरा फोकस रखना है, किसी से कोई बात नहीं करनी। अपना एकदम कहते हैं ना कि एकदम पूरा ध्यान, जैसे अर्जुना बैच है ना बेटा, आंख जो थी उसकी पूरा ध्यान किस पे था? मछली पे था। वैसे ही रखना अपना पूरा दिमाग, पूरा फोकस। अब ये क्या है? ये वो रीजन है जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। रीजन बता रहा हूं, क्लियर है? हाँ देखो रीजन ये क्या है। आप में से शायद बच्चे ये समझते नहीं है बेटा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट हो रही है? 6:15 पे। आपके लिए 6 बजे स्टार्ट हो रही है। आप 6 बजे अपनी टेबल पर बैठ जाएंगे। 15 मिनट कल जो मैंने क्लास का कराया था वो रिवाइज करेंगे, ठीक है? आपकी क्लास कितने बजे खत्म हो रही है? मान लो आपकी क्लास खत्म हो रही है 8 बजे,
तो आप 8:15 से पहले चेयर से उठेंगे नहीं, आप 15 मिनट वो रिवाइज करेंगे जो आपको पढ़ाया। सर कैसे रिवाइज करेंगे? आपके पास लेक्चर में जल्दी जल्दी से देख लो क्या है, या आप आधे घंटे बाद जब पीडीएफ या 15-10 मिनट में आ जाती है पीडीएफ आ जाती है, उससे रिवाइज करने लगो। तो अगर मेरे से पूछो बेटा, ये बहुत इफेक्टिव चीज है, मैं आपको बताता हूं। जैसे क्या होता है, जब हम पढ़ा के निकलते हैं ना, तो बच्चे को याद रहती हैं चीजें। अगर वो अगले 15 मिनट सेम चीज को रिवाइज कर ले तो उसको परमानेंट याद हो जाता है। ये करके देखना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिफोर क्लास 15 मिनट रिवीजन और आफ्टर क्लास 15 मिनट रिवीजन, ये दो चीजें करनी है आपको। आधा घंटा एक्स्ट्रा देना मेरे कहने से 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बस इतना करना है। क्लास आपकी अगर 6:15 पे स्टार्ट हो रही है, 6 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, आप पहले 15 मिनट लास्ट क्लास का रिवाइज करें। क्लास खत्म हो रही है 8 बजे, तो आप 8:15 पे उठेंगे, या आप गैप लेके 15 मिनट पहले क्लास का रिवाइज करें। 1 घंटे के अंदर अंदर करना है ये काम। क्लियर है बेटा? क्लियर? स्कूल का होमवर्क मैं कर लूंगा तेरे लिए बेटा, मैनेज करना है, सब होता है, एफर्ट। क्लियर है? ठीक है, कम बोलना है, काम ज्यादा करना है। ठीक है, बिफोर क्लास 15 मिनट रिवीजन, आफ्टर क्लास 15 मिनट रिवीजन। बस स्टार्ट करते हैं अब। नोट्स कैसे बनाएंगे मैं बताऊंगा, नोट्स कैसे बनाने मैं बताऊंगा, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है मैं बताऊंगा आपको, कितना पढ़ना है बता दिया आपको, क्या पढ़ना है बता दिया। क्लियर है? स्टार्ट करें। ठीक है, पीडीएफ ऐप में मिलेगी, जहां आपका लेक्चर आ रहा है वहीं पर पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको लेक्चर की, ये वहीं मिलती है। क्लियर है बेटा? ठीक है सर, क्या आप नीट लेवल का पढ़ाओगे? मैं बेटा आपके बोर्ड का भी पढ़ाऊंगा और नीट का भी पढ़ाऊंगा। क्या हमें बोर्ड के लिए अलग से ट्यूशन की जरूरत है? नहीं। क्या हमें नीट के लिए अलग से ट्यूशन की जरूरत है? नहीं। आपको क्या करना है, ज्यादा अगर ऐसा डाउट हो, हमारे कंपटीशन वाला चैनल जो है यूट्यूब का, वहां पर जाकर देखो। लास्ट ईयर 2021 का जो नीट का पेपर आया, मैंने नोट्स में से एक एक क्वेश्चन शो किया है, देखो ये हमारे नोट्स में से था, आप चेक कर लेना, आपको वीडियो भी मिल जाएगी वो। तो हम क्या पढ़ाएंगे? हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी से बोर्ड भी हो जाएगा और नीट भी हो जाएगा, बात खत्म हो गई। क्लियर है? सही। डीपीपी कहां मिलेगी? डीपीपी आपके ऐप में मिलेगी। ऐप में ध्यान सुने बेटा, ऐप में 2 डॉक्यूमेंट आएंगे क्लास के साथ। एक डॉक्यूमेंट आएगा डीपीपी, जिसे आपने सॉल्व करना है। दूसरी आएगी आपके पास क्लास की पीडीएफ, जिसमें मैं हर क्लास में 5-10 क्वेश्चन होमवर्क में जरूर दिया करूंगा। क्लियर है? उस पीडीएफ को अगली क्लास जब होगी उससे 10 मिनट पहले खोल के एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, पर बेस्ट तो ये रहता है कि आप अपने नोट्स रिवाइज करो। क्लियर है? सही। हां, चलिए स्टार्ट करें। एक पूछ रहा है ऑनलाइन सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन पढ़ने से होगा। क्लियर है बेटा? स्टार्ट करें। हां, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना। मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सेल के पढ़ाऊंगा। सेल क्या होता है, सेल कैसे बना, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछूंगा। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हम उसकी डिटेल जान सकते हैं, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं, मुझे आंसर करना। सबसे पहला सवाल, जो लाइफ आई है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइफ ओरिजिनेट, मतलब सबसे पहली जो लाइफ आई वो कहां पर आई? लैंड पर आई कि पानी पर आई? सबसे पहले सवाल का आंसर आप चैट में देंगे। मुझे ये बताओ कि जो लाइफ आई, मतलब अर्थ पर सबसे पहले जब लाइफ आई होगी, आपके हिसाब से वो लाइफ कहां पर आई होगी? आपके हिसाब से वो लाइफ लैंड पर आई है कि पानी पे आई है? जरा मुझे इस सवाल का आंसर दो, फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। जल्दी करो बेटा, बताओ। ठीक है, चैट में बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं पानी में। इसका मतलब यह हुआ कि जो लाइफ आई या पहला सेल आया, जैसे मैं अगर मैं कहता हूं लाइफ का मतलब होता है पहला सेल, तो लाइफ का जो पहला सेल आया वो कहां पर आया? हमारे पास पानी में आया। कहां पर आया? पानी में आया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सेल कैसे बना ये चीज समझाएंगे। अब सब बच्चे चैट रोककर 5 से 7 मिनट मेरे तरफ फोकस करके देखें, सुने। अब यहां से आपको क्या करना है, ये हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिन पे हम बात करेंगे 1 क्लास या 2 क्लास तक। ये बेसिक बनाएंगे, फिर हम चीजें पढ़ेंगे प्रॉपरली। तो सबसे पहले आज मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे होता है। अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ समझेगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि लाइफ जो हुई है, लाइफ ओरिजिनेट हुई है वाटर में। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि लाइफ पानी में आई है, ठीक है, क्लियर है, लाइफ पानी में आई है। और लाइफ कैसे आई, सबसे पहले एक सेल आया होगा। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि फर्स्ट हमारे पास क्या हुआ होगा बेटा, फर्स्ट हमारे पास सेल इवॉल्व हुआ होगा। सबसे पहले मेरे पास क्या बना होगा, सेल बना होगा। तो मान लीजिए मेरे पास ये जगह जो है ये पानी है, यहां पर मान लीजिए पानी है सब जगह। ध्यान से देखें बेटा, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ सुनेगा। यहां पर पानी है। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले लाइफ किस फॉर्म में आई होगी, सेल की फॉर्म में आई होगी। और मैं यहां भी ये भी कह रहा हूं कि बेसिकली लाइफ पानी में आई थी। ये 2 बातें आपको अभी क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले सेल आया और लाइफ आई किस में, पानी में। तो सेल की फॉर्म में लाइफ आई किसके अंदर, पानी के अंदर। तो जरा इसको ऐसे देखते हैं। हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है, ये जो पानी है ना, ये पानी बेसिकली क्या थे, ओशियंस थे। ये बड़े बड़े ओशियंस की बात हो रही है। उन ओशियंस में क्या होता था, जैसे मान लो एक केमिकल रिएक्शंस चल रहे थे। कुछ क्या चल रहे थे, केमिकल रिएक्शंस होते थे, कुछ केमिकल रिएक्शन ओशियन में होते थे। उस समय बेटा तापमान बहुत ज्यादा था। जब लाइफ आई ना, टेम्परेचर काफी हाई था, काफी डिफिकल्ट कंडीशन थी, हॉट वाटर था, काफी कुछ था। तो उस समय काफी सारे क्या थे, ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुने, काफी सारे क्या होते थे, केमिकल रिएक्शन चलते थे। केमिकल रिएक्शन का मतलब ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, पी कन्वर्ट हो रहा है क्यू में। तो केमिकल रिएक्शन कहां हो रहे हैं, अकरिंग इन ओशियन। किसमें हो रहे हैं, ओशियन में हो रहे हैं, ठीक है। तो ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, पी कन्वर्ट हो रहा है क्यू में, आर कन्वर्ट हो रहा है एस में। ऐसे करके काफी सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे थे, ठीक है। अब सेल कैसे बना, सेल एग्जैक्टली होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि लाइफ सबसे पहले सेल की फॉर्म में आई, तो और वो आई भी पानी में, तो हम ये समझते हैं कि सेल वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। आपने 9th में पढ़ा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं ये कहता हूं कि सेल एक्चुअली एक चैम्बर होता है। चैम्बर का मतलब सेल एक्चुअल में क्या होता है, कंपार्टमेंट। सेल हमारे पास एक तरीके का चैम्बर होता है। चैम्बर समझ में आता है, चैम्बर का मतलब होता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब एक ऐसी जगह जो बाहर के एनवायरनमेंट से अलग है। मतलब मेरा कहने का पॉइंट ये है, मैं ये कह रहा हूं कि लाइफ सबसे पहले पानी में आई, और पानी में किसकी फॉर्म में आई, सेल की फॉर्म में आई। और सेल जो था बेटा, सेल का मतलब हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं वो एक अलग चीज है, पर सेल होती क्या है, एक तरह का कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट मतलब चैम्बर होता है। वो चैम्बर ऐसा चैम्बर है जिसके अंदर अलग केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो मैं सेल बनाऊंगा आपके लिए, मैं आपसे कहूं कि ये सेल है, ये मेरे पास सेल है। ध्यान से देखें बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास ये चीज एक सेल है। तो सेल का क्या मतलब है, सेल का मतलब है एक कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब एक तरह का चैम्बर। सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। हो सकता है E कन्वर्ट हो रहा हो F में, G कन्वर्ट हो रहा हो H में। कुछ क्या होते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन होते हैं। और कुछ केमिकल रिएक्शन कहां होते हैं, ओशियन में। कुछ ओशियन में केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो नाउ व्हाट इज सेल, सेल एक ऐसा चैम्बर है जो बाहर होने वाले केमिकल रिएक्शन को अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन से अलग कर रहा है। मतलब यह हुआ कि जब हमें लाइफ इवॉल्व करनी थी, हमें जीवन बनाना था, तो हमने क्या किया, एक ऐसा कंपार्टमेंट बनाया, एक ऐसा चैम्बर बनाया जो बाहर होने वाले रिएक्शन से अलग रिएक्शंस करा रहा है। मतलब इसके अंदर जो चीजें हो रही हैं वो बाहर नहीं हो रही हैं। तो बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से अलग करने के लिए जो चैम्बर बना,
उसे हम सेल का नाम देते हैं। क्या आपको यह समझ में आ रहा है सेल एग्जैक्टली होता क्या है? मैं बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं। सेल एक की एक डेफिनेशन अलग बात है, पर सेल एक्चुअल में क्या होता है? कंपार्टमेंट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये लिखना था कि नहीं लिखना था। बेटा रुक जा 2 मिनट, बताऊंगा क्या लिखना था नहीं लिखना था। इधर देख ध्यान से। सबसे पहले यह समझ सेल क्या होता है। तो मैं यहां पर डिफाइन करूंगा कि सेल इज अ चैम्बर। चैम्बर मतलब कंपार्टमेंट। सेल इज अ चैम्बर where some reactions are occurring। उसमें क्या हो रहा है बेटा? कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। अब ये रिएक्शन कैसे हैं? केमिकल रिएक्शन है जो बाहर के और अंदर के एनवायरमेंट के, बाहर और मतलब बेसिकली अंदर के एनवायरमेंट को अलग कर रहा है। तो विच सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरमेंट। आउटर एंड इनर एनवायरमेंट। हां, एक बच्चे का मैसेज मैंने देखा, कह रहा है कि सर मजा नहीं आ रहा। बेटा सुन ध्यान से, अभी मजा आएगा तो खूब हंसेगा, और जब नीट का रिजल्ट आएगा लोग तेरे पे हंसेंगे। इसलिए मजा मत ले, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हां इधर देख, तो वी सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरमेंट। तो इसे हमने क्या बोला? सेल बोला। तो क्या सिर्फ यही तक सेल आ गया था? नहीं, कुछ और बातें बताऊंगा। मेरी ये बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? सबसे पहले फर्स्ट, लाइफ कहां आती है? ओशियन में। सेकंड, लाइफ कहां आती है? पानी के अंदर। पहली लाइफ कैसे आती है? सेल बनता है। सेल क्या होता है? कंपार्टमेंट जो बाहर और अंदर के रिएक्शन को अलग करता है। इसको अलग करने के लिए जो ये लेयर है वो किसकी बनी होनी चाहिए? किसी ऐसे केमिकल की बनी होनी चाहिए जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग कर सके। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है बेटा, मजे कमाएंगे, समझ ज्यादा आएगा, है ना? सही है। चुटकुले नहीं है बायो में, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में। देयर आर कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन बना लिया, तब मजे आएंगे। कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन बना लिया, सिलेक्शन हो गया, तब मजे आएंगे। तब तुम्हें भी आएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भी आएंगे। समझो? हां, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं आपसे ये कहता हूं, आपने पॉलिथीन देखी है? हां सर पॉलिथीन देखी है। क्या पॉलिथीन पानी के बीच में बैरियर बना सकती है? बैरियर समझ में आता है? मान लो दोनों तरफ पानी हो, बीच में पॉलिथीन लगा दो तो अलग कर देगी? हां सर कर सकती है। ऐसे ही जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है ना, ये लिपिड की बनी होती है। लिपिड किसका काम करती है? बैरियर मतलब बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को अलग करती है। तो हम यहां पर यह लिखते हैं कि हमारे पास क्या होता है बेटा? एक लिपिड की लेयर होती है विच सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरमेंट। मुझे बताओ, क्या प्लास्टिक पानी के साथ अट्रैक्ट होता है? नहीं सर, रिपेल करता है। तो लिपिड भी एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो पानी को रिपेल करता है। तो जो चीज पानी को रिपेल करती है, क्या बोलोगे उसे? हाइड्रोफोबिक। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये वो लेयर है जो सेपरेट करती है बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को, आउटर और इनर एनवायरमेंट को अलग करती है। वो किसकी बनी हुई है? लिपिड की। लिपिड क्या होता है बेटा? लिपिड एक ऐसा केमिकल है जो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को रिपेल करता है। इसीलिए वो क्या कर पाता है? वो एक बैरियर बना पाता है किसके बीच में? बाहर के एनवायरमेंट और अंदर के एनवायरमेंट में। क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको? बताइए। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसका आंसर देंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैट एंड लिपिड? आंसर करो जल्दी से चैट में, चैटे कर दो, बिल्कुल आंसर करके चैटे कर दो उसमें। ठीक है, जब मैं पूछूं तब आंसर करना है, वैसे शांत रहना है। ठीक है बेटा, हमेशा देखो जो ओशियन होता है ना, शांत होता है। जब कुछ बड़ा करने वाला होता है तभी उसमें लहरें ऐसे उठेंगी। ठीक है, आप बोलो तब जब कुछ बड़ा करने वाले हो, उससे पहले शांत रहना है ना? हाँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिपिड एंड फैट? बता दे भाई। हाँ, क्लियर है? अभी आपको कुछ नोट नहीं करना, मैं भी टाइम दूंगा फिर लिखना। बहुत बढ़िया। फैट एंड लिपिड आर सेम, अनदर नेम ऑफ फैट। लिपिड हैज ऑयल एंड फैट
एक सिंपल भाषा में चाह रहा था आंसर। फैट और लिपिड सेम है, कुछ कहते अलग है, फैट प्रोटीन है। चलो इस पे भी बात करेंगे, सुनो ध्यान से। गाय, काऊ, बफेलो, डॉग, ये तीन अलग अलग हैं, बट इन तीनों को मैं क्या बोल सकता हूं? एनिमल। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि लिपिड एक बड़ा वर्ड है, जैसे एनिमल एक बड़ा वर्ड है, उसमें काऊ भी आ जाएगी, बफेलो भी आ जाएगा, डॉग भी आ जाएगा एनिमल वर्ड के अंदर। ऐसे लिपिड एक बड़ा वर्ड है, उसमें फैट भी आ जाता है, ऑयल भी आ जाता है, वैक्स भी आ जाता है। ये सारी चीजें पानी को रिपेल करती हैं, समझो ध्यान से। तो बड़ा वर्ड कौन सा हुआ? लिपिड। उसके अंदर कौन आ जाएगा? फैट, ऑयल, वैक्स। वैक्स देखा आपने? मोम, मोम पानी को रिपेल करता है कि नहीं? बताओ, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे जानवर, एनिमल एक बड़ा वर्ड है, उसके अंदर क्या क्या आ जा सकता है? कैट, डॉग, बफेलो, काऊ, कुछ भी आ सकता है। ऐसे लिपिड एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर फैट, ऑयल और हम बोल सकते हैं क्या चीज बेटा? वैक्स, ये भी आ सकता है। अच्छा, अब इसको क्या कर सकते हो आप? कहीं पर बॉक्स बना के शॉर्ट नोट की फॉर्म में लिख सकते हो। जितने ज्यादा बॉक्स बन जाएंगे उतना बाद में रिवाइज कर पाओगे आसानी से। मतलब एक तो होते हैं कि आप क्लास में ऐसे नोट्स लिखो, दूसरा कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा बात पता चले, बक्सा बनाओ, उसको नोट कर लो। ये खास बात होती है। आ गया समझ? भाई फैट, ऑयल और वैक्स की क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? पानी को रिपेल करेंगे। तो हमने ये बताया कि जब हम सेल बना रहे थे, अंदर की लेयर को बाहर की लेयर से सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया? हमने क्या किया? एक मेम्ब्रेन बना दी, एक स्ट्रक्चर बना दिया जो वाटर रिपेलिंग था। जो किसका बना था? लिपिड का बना था। क्लियर है? रिपेल मतलब बेटा दूर। अरे हिंदी मीडियम वाले, जल रागी जल विरागी, मतलब हाइड्रोफोबिक क्या होता है? जो पानी को दूर करे। लिपिड पानी को रिपेल करता है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब नोट कर सकते हैं आप इसको नोट कर लो, इतना लिखो। आप सिर्फ क्या लिखोगे? हेडिंग डालो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ करके लिखो। ऐसी बातें बिल्कुल ऐसा का ऐसा नोट कर लो। सर कैसे करें? जल्दी जल्दी। ठीक है, पहली स्लाइड पे पहले आपके पास जो भी है अब आप लिखना चाहिए। आपको लिखोगे, कैसे लिखोगे? हेडिंग डालोगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, ठीक है, उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखकर ये बातें नोट करोगे पहले स्लाइड की। जल्दी जल्दी। बेटा मैं तेज बोल रहा हूं, पढ़ा धीरे ही रहा हूं। हां ठीक है। वाटर रिपेल का मतलब क्या है आप समझे ध्यान से। लाइफ ओरिजिनेट इन वाटर, फर्स्ट सेल इवॉल्व इन वाटर, इतनी बात। दूसरा क्या है? सेल इज अ, क्या लिखेंगे? सेल इज अ चैम्बर और कंपार्टमेंट। अब क्या लिखोगे बेटा? आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इनसाइड सेल सम रिएक्शंस अकर विच इज सेपरेटेड फ्रॉम, ये RxN का मतलब रिएक्शन है, फ्रॉम, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम, किससे सेपरेट कर रहे हैं? आउटर एनवायरमेंट जो कि ओशियन है, बाई मेम्ब्रेन। किससे सेपरेट कर रहे हैं? मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप इतनी स्लाइड लिख सकते हो? जल्दी कर लो। बेटा वैक्स किस में होता है? जो तुम्हारा, अब एक बच्चे ने पूछा सर वैक्स कहां होता है? वैक्स होता है बेटा, हम जो वो नहीं होती है आपके पास हनी बी, उसका जो छत्ता होता है उसका ना, उसमें हनी बी की कॉम जो होती है उसमें हमारे पास वैक्स होता है। ठीक है, क्लियर है? हमारी बॉडी में भी कुछ जगह है जैसे ईयर में वैक्स बनता है। ठीक है, वैक्स क्या होता है? वाटर रिपेलिंग होता है। रिपेलिंग मतलब पानी को दूर करता है। ऐसे ऑयल ये काम करता है, फैट ये काम करता है। तो वैक्स, फैट और ऑयल ये तीनों एक कॉमन कैटेगरी में आते हैं जिन्हें हम लिपिड कहते हैं। ठीक है, डन हो गया? सही है। जल्दी से आगे आ जाओ। नाउ व्हाट इज सेल? सेल इज अ चैम्बर वेयर सम रिएक्शंस आर अकरिंग विच सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरमेंट। उसके बाद हम लिख देंगे कि एवरी सेल हैव सम मेम्ब्रेन which should be
कैसी होनी चाहिए भैया? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक का मतलब होता है रिपेलिंग। बायो में टर्म समझनी बहुत जरूरी है। हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिक का मतलब रिपेलिंग, रिपेलिंग मतलब दूर भेजने वाली। तो हाइड्रोफोबिक होनी चाहिए। विच इज मेड अप ऑफ लिपिड, जो किसकी बनी है? लिपिड की बनी है। क्लियर है? क्या ये नॉर्मल लिपिड होता है? नहीं, लिपिड के अंदर फास्फोरस जुड़ा होता है, इसलिए फास्फोलिपिड कह सकते हैं। तो क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हमने ये समझा, सेल एक कंपार्टमेंट होता है। उस कंपार्टमेंट मतलब एक ऐसा एरिया, चैम्बर, उस चैम्बर में बाहर कुछ रिएक्शन चल रहे हैं, कुछ अंदर चल रहे हैं। अंदर और बाहर के रिएक्शन को अलग करती है ये लेयर। इसके बाद अब ये स्ट्रक्चर लिविंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम सेल कहेंगे। क्या मुझे कुछ और चीजों की जरूरत है? बिल्कुल है, बताता हूं क्या। हां, कुछ बच्चों के डाउट हैं, क्या सर ये क्लास रिकॉर्ड भी रहेगी? हां बेटा, रिकॉर्ड रहती है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। आपकी जो क्लास होती है वो लाइव होती है। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग होती है उसकी, और उसको कंप्रेस करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर वो कंप्रेस फॉर्म में आपके ऐप में आ जाती है। आप ऐप में अगर वैसे देखना चाहें, वो डाउनलोड नहीं हो, 1 घंटे के बाद वो डाउनलोडेड फॉर्म में आ सकती है। दूसरी बात, हर क्लास के साथ एक पीडीएफ होती है जिसमें यही नोट्स चले जाएंगे। तो जो बच्चे नोट नहीं करते हैं कई बार साथ में, वो उसमें से भी लिख सकते हैं। तीसरी चीज डीपीपी चली जाती है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? लिपिड बता तो दिया बेटा, मेरी बात सुनिए। प्लास्टिक है ना, ये मार्कर किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का। ऐसे लिपिड एक केमिकल होता है जो पानी को रिपेल करता है। तो दूसरी चीज, लिपिड क्या ऐसे मतलब हम बना सकते हैं? लिपिड बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनेगी, जैसे मान लो प्लास्टिक का गिलास है, ह्यूमन के अंदर या किसी एनिमल के अंदर बना सकते हैं। प्लास्टिक तो मैन मेड चीज है ना। मान लो मैं बात करता हूं अमीनो एसिड्स की, वो ह्यूमन के अंदर बन सकता है। ऐसी चीजों को बायोमोलिक्यूल कहते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं आपको? ठीक है। लिपिड एंड लिपोप्रोटीन्स आर नॉट सेम, अलग अलग है, अभी बात करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास भी होगा, जरूरत पड़ने पर सब होगा बेटा। अब आ जाओ जरा आगे की कहानी सुनो। क्या आपको यहां तक क्लियर हो गया? मेरे को लग रहा है यहां तक आपने नोट भी कर लिया होगा। काफी सारे बच्चों ने, 2 स्लाइड ही हुई है, हमने बात करी है, पर हमने काफी सारी बात कर ली। मैंने आपको एक बात समझाने की कोशिश करी कि जब जीवन पहली बार आया तो हमारे पास एक मेम्ब्रेन बन गई जिसने बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग कर लिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है, हमने ये समझ लिया कि चलो भाई सेल बन गया। ठीक है, क्या सिर्फ इतने से सेल बन गया? यहां कुछ रिएक्शंस हो रहे थे। ठीक है, यहां कुछ रिएक्शंस हो रहे थे, ये बाहर होने वाले रिएक्शंस हैं। ये कहां हो रहे हैं? ओशियन में। क्या हो रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कुछ रिएक्शन यहां हो रहे हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शन यहां हो रहे हैं। एस कन्वर्ट हो रहा है टी में, यू कन्वर्ट हो रहा है वी में। ये केमिकल रिएक्शन है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक सेल को बनाने में कितने साल लगे होंगे। थोड़ा सा आइडिया देता हूं। एक सेल को बनाने में लाखों साल लग गए। मतलब क्या हुआ? इस सेल को बनाने में लाखों साल, लाखों मतलब बहुत सारे साल लग गए, इतने सारे ईयर्स लग गए। अ लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर टू डेवलप, या तो हम बोलेंगे टू इवॉल्व सेल, मतलब सेल को इवॉल्व करने में, बनाने में लाखों साल लग गए। हुआ क्या है कि लाखों सालों में सिर्फ क्या हुआ, इस कंपार्टमेंट के अंदर कौन से रिएक्शन, कौन सी अभिक्रियाएं करानी है, यही चीज इवॉल्व हुई। अब क्या हुआ बेटा, मुझे किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ गई जिसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए। आप बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपके पास मान लो कोई बुक है, साइंस की क्लास 10th की बुक है। क्लास 10th की बुक में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको बनाने में कितना समय लगा होगा? मतलब उस इंफॉर्मेशन को खोजने में पता नहीं कितने 100 साल से ज्यादा लग गए होंगे। लेकिन जब एक बार वो बुक में लिख गई, अगली बुक कैसे छापोगे? सीधे उसकी फोटो कॉपी करके। ऐसे ही सेल की इंफॉर्मेशन, सेल के अंदर क्या काम हो रहा है, इसको बनाने में लाखों साल लग गए। लेकिन अगर मुझे एक सेल से दूसरा सेल बनाना है तो क्या मुझे फिर लाखों साल लगाने चाहिए? नहीं।
तो हमने क्या किया, उसके लिए एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसी चीज इवॉल्व करी जो इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उस धागे जैसे स्ट्रक्चर को हम डीएनए कहते हैं। तो इसका मतलब सभी सेल में डीएनए होना जरूरी है। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर है कि सेल में कौन से केमिकल रिएक्शंस होंगे। क्या मेरी बातें दिमाग में बैठ रही हैं कि नहीं, बताओ। मैं आपको यह कह रहा हूं बेटा कि बहुत सारे ईयर्स में ये चीजें इवॉल्व हुई हैं। जब एक सेल से दूसरा सेल बनाओगे, क्या उतना ही टाइम लगाना चाहिए? मतलब क्या हुआ, इस साल क्लास 10वीं की बुक जो प्रिंट हुई है उसमें जो इंफॉर्मेशन है मान लो 200 साल में आई होगी, क्या मुझे अगला क्लास 10th का बैच 200 साल के बाद लाना चाहिए? नहीं, मैं उसी इंफॉर्मेशन को फोटोकॉपी कर लूं। ऐसे ही ये जो डीएनए होता है ना, व्हाट इज डीएनए, तो हम लिखेंगे ईच सेल हैव सम रिएक्शंस। हर एक सेल में कुछ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। दीज रिएक्शंस, पहले समझ लो ध्यान से, दीज रिएक्शंस टुक लैक्स ऑफ ईयर या मिलियंस ऑफ ईयर लिख देते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल लग गए, बहुत सारे साल लग गए, ठीक है। क्लियर है? अब क्या हुआ, अब क्या करता है बेटा, डीएनए जो होता है, डीएनए क्या करता है, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और वो क्या करता है, इट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। जैसे एक डीएनए एक तरह का कंप्यूटर है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या बनाना है सेल के अंदर। तो डीएनए क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन या ऑल रिएक्शंस, और मैं लिख सकता हूं और चेंजेस विच अकर इनसाइड सेल। क्या आपको मेरी बातें यहां लिखी हुई समझ में आ रही हैं कि नहीं? एक बार चैटे करके बताओ मुझे। मैंने आपको यह समझाया कि सेल के अंदर इंफॉर्मेशन लाने में बहुत सारे साल लगे। इतने सारे ईयर्स जब लग गए तो हर बार दोबारा उतना ईयर लगाना ठीक नहीं है। हमने हर एक सेल में एक मॉलिक्यूल इवॉल्व किया है जिसका नाम डीएनए है। इसीलिए हमेशा क्या होता है, जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए को डिवाइड करना जरूरी है, डीएनए की कॉपी बनाना जरूरी है, क्योंकि दोनों सेल में वो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए ना, तभी उसमें बदलाव, वो चीजें बना पाऊंगा, वो केमिकल रिएक्शन करा पाऊंगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? बता दो, क्या आपको ये लॉजिकल लग रहा है कि जो चीज लाखों सालों में लाए उसको मेरे को कहीं ना कहीं एक धागे के अंदर रख लेना चाहिए, जिसे मैं क्या बोलता हूं, डीएनए। अगर मैं आज आपसे नीट में क्वेश्चन पूछ दूं असर्शन रीजन टाइप का, या वैसे ही पूछ दूं कि एक स्टेटमेंट है, बताओ सही है कि गलत है, ऑल लिविंग सेल शुड हैव डीएनए, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? हां, तो अब यहां पर कुछ बच्चों का सवाल है, सर डीएनए क्या है? सबसे पहले डीएनए देखो बेटा, जब मैं आपसे पूछूं ये मार्कर क्या है, आपका जवाब किस तरीके से होना चाहिए। पहला, ये किस चीज का बना हुआ है, दूसरा इसका काम क्या है। तो जब हम आपसे पूछे डीएनए क्या है, तो सबसे पहले आप बताओगे वो केमिकली क्या है। वो केमिकली एक न्यूक्लिक एसिड है। जैसे ये मार्कर केमिकली प्लास्टिक है, तो डीएनए केमिकली एक न्यूक्लिक एसिड है, और इसीलिए उसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं? दूसरा, जब आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो आप पहले कैसे बोलोगे, इसका, ये किसका बना है, दूसरा इसका काम क्या है। तो डीएनए का काम क्या है, रोल क्या है, इट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल रिएक्शंस ऑफ सेल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी चीज में कोई डाउट है? बताइए। हां सर, एक बार और समझा बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि डीएनए, सर बेटा मैं कह रहा हूं ये प्लास्टिक है, तुम्हें प्लास्टिक का थोड़ी बहुत नॉलेज तो है ना यार। प्लास्टिक एक ऐसी चीज होती है जो पानी में घुलती नहीं। अभी तुम्हें न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता नहीं है, सिर्फ ये याद करो कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, एक तरह का केमिकल है।
फिर हमें उसका रोल लिखना है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कोई चीज क्या है, तो वो किसका बना है और क्या उसका रोल है, ये लिखना होता है। यस। क्या कोई ऑर्गेनिज्म बिना डीएनए के हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या कोई सेल बिना डीएनए के हो सकता है? नहीं हो सकता। इज दिस चैप्टर मैच विद चैप्टर 1? नहीं। क्या ये चैप्टर सेल वाले में है जो मैंने यूनिट 3 का बताया? नहीं, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, मैं 9 से 10 से इसे लिंक करने जा रहा हूं, तभी मैं करा पाऊंगा चैप्टर को। बेटा आपको थोड़ा तो चलना पड़ेगा मेरे साथ, है ना? क्लियर है? थोड़ा तो चलना पड़ेगा। छोटा बच्चा होता है ना बेटा, जब वो चलना सीखता है तो भागने लगता है, फिर गिर जाता है। तो आपको थोड़ी देर हाथ पकड़ के मेरे साथ चलना है, बस थोड़ी देर, उसके बाद आप मस्त भागोगे एकदम। ठीक है? हाँ, क्या इसको लिखना है? लिख लो बेटा। हाइड्रोफोबिक समझ नहीं आया, मैं तेरे को समझाता हूं। मुझे बता, मुझे ध्यान से सोच के बता। तेल पानी में घुलता है? नहीं सर, हाइड्रोफोबिक है। चीनी पानी में घुल जाती है, हाइड्रोफिलिक चीज है। आप समझ में? हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के साथ जुड़ना। क्लियर है? अब इसे नोट कर लो। तो क्या कोई भी सेल बिना डीएनए के हो सकता है? नहीं सर। क्या कोई भी सेल बिना मेम्ब्रेन के हो सकता है? नहीं सर। अब आ जाते हैं, जरा मैं आपसे कहता हूं कि यार ये तो समझ में आ रहा है, पर मैं आपसे ये भी पूछूं, मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ। हाँ, एक घर है, ठीक है, वो घर मतलब हम कहते हैं कि ठीक है, एक आपका अपना घर है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बाहर की दीन दुनिया से एकदम कट जाओ, उनसे कोई वास्ता ना रखो, कोई रिलेशन ना रखो? नहीं सर, सुबह दूध मंगाना पड़ सकता है, खाना मंगाना पड़ सकता है, हमारे घर में कूड़ा बनेगा तो वो बाहर भी तो फेंकेंगे, वो छिलके कहां जाएंगे? ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, क्या कोई सेल जिसमें मेम्ब्रेन है, जो बाहर में जो पानी है और अंदर के पानी को, समझो ध्यान से, यहां जो अंदर पानी है, उस पानी को, जो वाटर अंदर है, उस पानी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इस पानी को हमने नाम दे दिया साइटोप्लाज्म, और बाहर सिंपल वाटर है। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं, क्या बाहर और अंदर में कोई कनेक्शन रहेगा? बिल्कुल रहेगा, नहीं तो सेल मर जाएगा। तो सेल को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो बाहर से चीजें अंदर आनी चाहिए। सेल वेस्ट बनाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी समझ में आ रहा है कि व्हाट इज मेम्ब्रेन। अगर हम मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, बच्चों आपने लिख लिया? आप बताओ मुझे, क्या यहां पर लिख लिया कि नहीं? बताओ, थोड़ा सा साइड हो जाओ। बिल्कुल हो गया। एक बच्चा पूछ रहा है सर प्रोकैरियोटिक में डीएनए होता? अभी तेरे को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एकदम चमका दूंगा, देख ध्यान से, बस थोड़ी देर मेरी बात सुन। सर ये रिएक्शन क्यों होते हैं? बेटा हमारी बॉडी में सिर्फ रिएक्शन ही तो है यार, एक सेल में, और कुछ नहीं है। आप समझो, हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है, और सेल के अंदर क्या हो रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना? लिख लिया? सही है। आ जाओ, एक बच्चा पूछता है, अभी सारी आंसर करेंगे। देखो बेटा, देख ध्यान से सुन। नाउ व्हाट इज मेम्ब्रेन? नाउ दिस इज मेम्ब्रेन। अब मैंने वही सवाल, देखो आपको मैं पढ़ने के तरीके से सिखा रहा हूं फर्स्ट टाइम। जब मैंने बोला मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन जब बोलूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? किसकी बनी हुई है? तो ये मेड अप ऑफ लिपिड है। किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ लिपिड। लिपिड क्या होता है? पानी को रिपेल करता है, हाइड्रोफोबिक होता है। अब मैं लिखूंगा इसका रोल, जैसे मैंने डीएनए लिखा ना, डीएनए लिख के स्ट्रक्चर और रोल बताया, ऐसे ही मैं यहां कर रहा हूं। तो मेड अप ऑफ लिपिड, और उसके साथ मैं लिख रहा हूं रोल। तो रोल क्या है इसका? रोल समझो, रोल क्या है बेटा? इट सेपरेट, सिंपल भाषा में लिखते हैं, सेपरेट मतलब अलग करना, आउटर एनवायरमेंट। इट सेपरेट इनर एनवायरमेंट विद आउटर। सही है सर, ये तो आपने पढ़ा दिया, नया बताओ कुछ। विद आउटर। अब मैं आपसे यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो मेरे पास ये एक सेल है, क्या बाहर से कुछ लेगा? नहीं, लेना चाहिए उसको। तो बाहर से वो क्या लेगा? तो उसने क्या किया बेटा, सेल ने, उसने क्या किया? कुछ गेट्स लगा दिए इस पे। उसने क्या किया? कुछ गेट्स लगा दिए। इन गेट की मदद से कुछ चीजें अंदर जा सकती हैं और कुछ चीजें बाहर आ सकती हैं। ऐसे ये जो गेट लगाए हैं, क्योंकि आप समझो ध्यान से, मैंने आपको क्या उदाहरण दिया? क्या मेरी बात सुने ध्यान से। मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि आपका घर जो है एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर से कुछ आए ना और अंदर से बाहर कुछ ना जाए?
अरे कुछ नहीं भी कमाने जाओगे तो भी तो बाहर से दूध और चीजें चाहिए ना, और अंदर से कचरा तो बाहर फेंकना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर अगर मुझे चीजें ले जानी है तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? गेट की। इन गेट्स को हम कहते हैं चैनल। इन गेट्स को हम क्या कहते हैं? चैनल। अब सवाल आता है चैनल क्या है? जैसे मान लो ये गिलास है, ये गिलास है, मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, आप कहोगे सर गिलास। तो जब ग्लास शब्द मैं बोलूंगा तो आप कहोगे सर दो चीजें बताओ, पहले तो ये बना किसका है? आप कहोगे स्टील का। फिर इसका काम क्या है? पानी पीते हैं। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? ऐसे ही ये जो गेट चैनल हैं, ये किसके बने हैं? मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। और इनका रोल क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। चीजों को मूव करेगा। कहां से? बाहर से अंदर। चीजों की मूवमेंट, आउटर टू इनर। इसका मतलब यह हुआ बेटा, किसी सेल को जिंदा रखने के लिए, मान लो मुझे ग्लूकोज है, बाहर से ग्लूकोज ले जाना है, तो ग्लूकोज को अंदर ले जाने के लिए मुझे गेट चाहिए। गेट क्या है? चैनल। पढ़ते वक्त दो बातें दिमाग में, किसका बना है और क्या करेगा? बना किसका है? प्रोटीन का। मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। काम क्या करता है? वो पढ़ा हमने। सेम चीज गेट होते हैं। अब मेरे दिमाग में ये आता है यार कि सेल के अंदर वो भी तो चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डायरेक्ट आ जाती है ऐसे, और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बाहर चली जाती है। आप समझो, ठीक है? मेम्ब्रेन के आर पार जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग रखता है, पर चीजों को मूव करने के लिए उसमें कुछ गेट भी लगे रहते हैं। वो गेट किसके बने हैं? प्रोटीन के। और क्या काम करते हैं? चीजों को मूव कराते हैं। कुछ चीजें डायरेक्ट भी मूव करती है बिना गेट के, जैसे ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? बताइए बेटा। प्रोटीन कैसे बना मैं सब पढ़ाऊंगा, पहले मैं तेरे को बेसिक समझा रहा हूं, समझ कि सेल कैसे बना। सेल बनाने के लिए क्या हुआ? ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर सिर्फ रिएक्शन चल रहे थे। कुछ रिएक्शन को मैंने मेम्ब्रेन के अंदर घेर दिया, ऐसे सराउंड कर लिया। फिर मैंने कहा कि बाहर से अंदर चीजें मूव कराने के लिए चैनल भी चाहिए। दूसरा मैंने कहा जो इंफॉर्मेशन अंदर है उसके लिए आपको डीएनए चाहिए। क्या यह रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई? इज प्रोटीन इज हाइड्रोफोबिक? बढ़िया सवाल, इस पे बात करेंगे। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रोटीन जो है वो हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, जो चीजों को, जैसे मान लो, ध्यान सुनो बेटा, ये ग्लूकोज है, देखो इधर, समझे? देखो मेरी बात सुनो, ये ग्लूकोज है जो अंदर नहीं जा पा रहा, ऐसे नहीं जा पा रहा ग्लूकोज, तो उसको जाने के लिए मैंने गेट लगा दिया। मान लो आपके घर में दीवार है, क्या आप आर पार जा सकते हो? नहीं, हमें वो रोक लेगी। ऐसे ग्लूकोज को ये मेम्ब्रेन रोक ले रही है, इसीलिए मुझे इसको चैनल बनाना पड़ा। तो चैनल के अंदर की जगह हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होनी चाहिए, तभी तो ग्लूकोज जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज खुद हाइड्रोफिलिक है, खुद हाइड्रोफिलिक है। सर ये वाले में समझ नहीं आया, मेरी बात समझो, ध्यान से सुनो। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की, हाइड्रोफोबिक है। हम कहते हैं कि तेल में तेल घुलता है, पानी में पानी घुलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, अपनी जैसी चीजों को चीजें घोल लेती हैं। तो अगर कोई हाइड्रोफोबिक चीज है वो मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से चली जाएगी। अब एक के दिमाग में आएगा सर क्या गैस? मैं गैस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कोई लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से चला जाएगा। लेकिन ग्लूकोज जो है वो पानी में घुलता है, हाइड्रोफिलिक है, वो मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जाएगा। तो उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? गेट की। वो गेट, उस गेट को हम कहते हैं चैनल। जैसे दरवाजा होता है तुम्हारे घर में, चैनल। और वो चैनल किसका बना है? प्रोटीन का। और उसका क्या काम है? आप देखिए, मूवमेंट करा रहा है। क्लियर है बेटा? जो चीज छोटी होती है, तू मुझे बता, अगर तू बहुत छोटा होता तो गेट बंद भी रहता तो साइड में कहीं से घुस जाता। गैसेस के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है? अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, इस सवाल का आंसर सोच के दियो। मैं तेरे से अगर पूछूं, ध्यान से सुनियो, मैं तेरे को एक सिंपल सा सवाल बताऊंगा, ध्यान सुनियो। मैं कह रहा हूं कि ये ऑक्सीजन बाहर से अंदर क्यों आ रही है? कौन डिसाइड करता है? बाहर 20 मॉलिक्यूल है, अंदर 5 मॉलिक्यूल है।
जिधर ज्यादा होंगे वहां से कम की तरफ जाता है। तो दिशा, डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है? ज्यादा से कम की तरफ। पर मेम्ब्रेन के आर पार क्यों चला जाता है? छोटे मॉलिक्यूल है। ठीक है बेटा, मैं क्या एक बार रिपीट कर दूं आपको? जो बातें मैंने बोली, मैंने क्या बोली, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं आपको लिख रहा हूं ये कि ये जो मेम्ब्रेन है मेरे पास, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, यहां पर मैंने गेट लिखा है। इस मेम्ब्रेन में रिपीट करता हूं, मेम्ब्रेन एक हाइड्रोफोबिक है, लिपिड का बना हुआ है। किसको रिपेल करेगा? पानी को रिपेल करेगा। ग्लूकोज पानी में घुलता है तो मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जाएगा, तो ग्लूकोज को ले जाने के लिए गेट की आवश्यकता होगी। वो गेट चैनल हैं और वो किसके बने हैं? प्रोटीन के। क्लियर है कि नहीं? सोचो, गैसेस जो होती हैं वो मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से चली जाती है, छोटे मॉलिक्यूल हैं। उनको जाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? वो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कम की तरफ जाते हैं। सही है? जैसे मैं आपसे कहता हूं, आज आपसे पूछूं, मुझे आंसर देना, मैं क्या सांस खींच रहा हूं? नहीं, मैं सांस खींच नहीं रहा। सर खींच रहे हो? अरे नहीं खींच रहा। मान ले सर खींच रहे हो। नहीं, सुन ध्यान से देख, मैं जब ऐसे कर रहा हूं तो मैं लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर घट गया है, हवा अपने आप अंदर आ रही है। समझ आया? हवा को हम खींच नहीं सकते, हवा को हम कैसे ले जा सकते हैं? प्रेशर डिफरेंस से। तो अगर बाहर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा है, अंदर कम है, ऑक्सीजन अंदर आएगी। अंदर CO2 ज्यादा है, बाहर कम है, बाहर जाएगी। क्लियर है? तो हम कभी सांस खींचते नहीं हैं, हम सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाते हैं ऐसे करके। उससे क्या होता है? हवा अपने आप अंदर आती है। क्लियर है कि नहीं? बताओ। प्रोटीन हाइड्रोफिलिक है बेटा, हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग। नोट कर ले अपनी कॉपी में, हाइड्रोफिलिंग, वाटर लविंग। मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक, मैं लिख देता हूं, मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक। देखो पीडब्ल्यू में क्या है, आप मेरे से यहां भी डाउट पूछ सकते हो और आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं फिर बताता हूं। आपकी जो क्लास है, आप डाउट पूछ के छोड़ देंगे आज की क्लास के बाद, रात में पढ़ा, सुबह पढ़ा, क्लास स्टार्ट होने से 3 घंटे पहले मैं डाउट बताऊंगा, क्योंकि वो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मैं सारे एक साथ बता दूंगा। ठीक है? मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है, ग्लूकोज हाइड्रोफिलिक। नोट कर लो भाई, जिनको आ गया नोट करा करो। और कुछ बच्चे जो ये सोचते हैं ना कि सर हमें सब आता है, तो जिस दिन आपको ऐसा लग जाए, और नीट का एग्जाम भी होने वाला, सब आता है, 2 क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा फिर कहोगे सर नहीं आता। इसलिए कह रहा हूं मेरे साथ बने रहो, 100% सारा समझ आएगा, 100% नीट में भी आएगा। आपके मैं बेसिक्स बना रहा हूं, वो बना लें दो बस। ठीक है? आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? एक कह रहा सर आज के लिए बस हुआ। यार कैसी बात कर रहा, ऐसे नहीं, थोड़ा 5 मिनट और बताऊंगा। हां, स्पीड बढ़ा सकता हूं, पर मुझे एक बार आप सभी को अब मेरे अनुसार बना लेने दो। बेटा देखो, आप चीज समझो ध्यान से, मैं 5 घंटे में भी एक पूरा चैप्टर पढ़ाता हूं यूट्यूब पे, मैं 11 क्लास में भी पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब मेरी स्पीड वेरिएबल हो सकती है। ठीक है? मैं अभी आपको बस अपने अकॉर्डिंग ला रहा हूं, चीजें समझा रहा हूं, थोड़ा सा समय दो, अपने आप सब आएगा, थोड़ा पेशेंस बस, है ना? ठीक है? हाँ, लिख लिया बेटा? ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको कोई सेल मारना है, जैसे इस सेल को मारोगे, कैसे मारोगे? कुछ बच्चे कहेंगे सर चप्पल से मार देंगे। नहीं बेटा, चप्पल से नहीं मारना। यदि किसी सेल की डेथ करानी है, प्लांट की बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं लिखता हूं, एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूं कि हाउ डेथ अकर इन प्लांट, हाउ डेथ अकर इन प्लांट सेल, प्लांट सेल। ठीक है? तो एक प्लांट सेल का चित्र बना लेते हैं आपके लिए। प्लांट सेल की ये मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखना बेटा, प्लांट सेल की ये मेम्ब्रेन है, उसके बाहर एक स्ट्रक्चर है, शायद आप मेरी बात आज समझ सके। ये स्ट्रक्चर है, इसको सेल वॉल कह रहे हैं। आप देखिए सेल वॉल हार्ड होती है, लेकिन उसके बीच में गैप होता है। समझो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये एक प्लांट सेल बना दिया, इस स्ट्रक्चर को मैं सेल वॉल कह रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल है, इसके बीच में बड़ा गैप होता है।
गैप होता है। अब मैंने आपसे सवाल पूछा कि किसी प्लांट सेल को मुझे मारना है, ये प्लांट सेल है मान लो, तो प्लांट सेल में मेम्ब्रेन के अलावा एक बाहर भी स्ट्रक्चर होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये मेम्ब्रेन है और इसे सेल वॉल कह दिया। सेल वॉल के आर पार चीजें आसानी से चली जाती हैं, पर सेल वॉल हार्ड होती है। मैं आपको एक फील दिलाता हूं सेल वॉल का, जरा मेरी बात समझना। कभी आपने किसी स्कूल या किसी पुरानी बिल्डिंग में वो देखा जहां लोहे की ऐसे जाली लगी रहती है, ऐसे वाली लोहे की जाली लगी रहती है ऐसे, ये देखा है कि नहीं मुझे बताओ। हां सर देखा है। ये लोहे की जाली है। अब इस लोहे की जाली को सेल वॉल मान लो, तो इसमें से आर पार तो चीजें जा सकती है, लेकिन इस लोहे की जाली के आगे आप एक प्लास्टिक की लेयर लगा दो। मतलब क्या करो, इसके आगे ऐसे प्लास्टिक लगा दो। तो अब मुझे बताओ, अब प्लास्टिक हो गया आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो ऐसे क्रॉस स्ट्रक्चर बना है ये सेल वॉल है, ये लोहे की जाली है। तो इस लोहे की जाली के आगे अगर आप क्या लगा दो, प्लास्टिक की मेम्ब्रेन, कोई प्लास्टिक लगा दो, पॉलीथीन लगा दो, तो पॉलीथीन हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लोहे की जाली हो गई आपके पास सेल वॉल। तो अगर उस प्लास्टिक पे आप फोर्स लगाओगे तो बाहर से वो जाली सपोर्ट देगी ना, बल्कि वो है तो बहुत बड़े बड़े छेद, मतलब बाहर से कोई चीज अंदर आना चाहे तो वो आ जाएगी, लेकिन अगर इसमें पानी भर के मैं बाहर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये सपोर्ट करेगी कि नहीं। देखो मैं क्या समझा रहा हूं, सेल वॉल को उस लोहे की जाली जैसा लो, इस लोहे की इस जाली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसा लोगे आप, प्लास्टिक जैसा। अगर इसमें पानी भर जाए और बाहर की तरफ दबाव लगाए तो क्या सेल वॉल उसे बचाएगा? बिल्कुल बचाएगा। समझो, तो जो सेल वॉल होती है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें चीजें तो मूव कर जाती हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, वो ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है। अंदर जब सेल में पानी भरता है ना तो बाहर से वो सपोर्ट देती है। क्या आपको समझ में आ रहा है सेल वॉल क्या है? अरे सेल वॉल समझ में आ रहा है क्या नहीं बताओ। सेल वॉल कह रहा हूं, सेल वॉल के बीच में बड़ा गैप है, जब इसके अंदर पानी भरोगे और ये दबाव लगाएगा तो ये सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल, ये सपोर्ट देगी बाहर से, लेकिन चीजें अंदर आसानी से आ सकती हैं। ठीक है बेटा, चैनल इनर आउटर दोनों जा सकता है, वो भी बताएंगे आपको। दोबारा बता दें? बिल्कुल बता देते हैं। सर के पास बहुत पेशेंस। इधर देख बेटा, मेरी तरफ ध्यान से देखियो, ये लोहे का ऐसे जाल है, ठीक है, इसमें से चीजें मूव कर सकती है। हां सर कर सकती है। इस लोहे के जाल के इस साइड प्लास्टिक की मेम्ब्रेन लगा दे और अब तू इसमें पानी भर, तो बेटा बता मुझे क्या होगा। अगर फोर्स लगाओगे, मान लो ये लोहे का जाल है ऐसे और फिर प्लास्टिक की मेम्ब्रेन है, तो उसमें पानी भर के फोर्स लगाओगे तो उस प्लास्टिक के पीछे जाल है ना लोहे का सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ये सेल वॉल सपोर्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, पर चीजें बाहर से अंदर आ जाती हैं। मेरा सवाल ये है कि इस सेल वॉल को क्या नाम दे दूं? मैं कह दूं बेटा ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये पहले बनी थी, लेकिन अगर मुझे सेल को डेड करना है तो मुझे एक ऐसी लेयर लगानी पड़ती है जो लिग्निन की है। एक लिग्निन की लेयर लग जाती है जिसकी वजह से बाहर से ना कोई चीज अंदर आ पाती है, ना अंदर से कोई चीज बाहर आ पाती है। इसे हमने बोल दिया लिग्निन। ठीक है, इसे हमने लिग्निन बोल दिया। अगर मैंने लिग्निन लगा दिया, मान लो ये सेल वॉल है, इस पे मैंने बाद में लिग्निन लगा दिया, लिग्निन से लिग्निन क्या हो जाए, एक इम्परमिएबल चीज है। इम्परमिएबल मतलब ना इसकी वजह से कोई चीज बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है। क्या सेल मर जाएगा कि नहीं? मैंने क्या समझाया? प्लांट सेल में एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल है। अगर पानी भरेगा तो मेम्ब्रेन फोर्स लगाएगी तो जो सेल वॉल है उसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि सेल वॉल ऐसा स्ट्रक्चर है, रिजिड तो है पर गैप है। लेकिन अगर मैं उस सेल वॉल में एक लिग्निन नाम का केमिकल लगा दूं जिससे क्या हो जाए, ना बाहर से चीज अंदर आ पाए, मतलब ग्लूकोज नहीं आ पा रहा, ना कोई चीज बाहर जा पा रही है, कुछ समय के बाद सेल डेड हो जाएगा कि नहीं? सोचो। तो सेल को चप्पल मार के नहीं मारना होता। सेल प्लांट में कैसे डेड करते हैं, बाहर कुछ चीज ऐसी लगा देंगे, अंदर बाहर की चीजों की मूवमेंट खत्म हो जाती है, इससे सेल डेड होता है। अब लिग्निन आपको बोला, जैसे मैंने बोला लिग्निन, तो लिग्निन क्या है वो पढ़ो, पर उसका काम देखो। वो काम क्या है? लिग्निन एक केमिकल है। इस केमिकल आपने सुना होगा, वेसल्स सुने बेटा? वेसल्स डेड होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं वेसल्स शब्द सुना है? वेसल्स, ट्रैकिड्स, वो डेड होते हैं। तो डेड किसकी वजह से होते हैं? लिग्निन की वजह से।
ठीक है, क्लियर है सर? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा? मेरी बात समझ, मैं फिर रिपीट करूंगा, इंग्लिश में ही कर देता हूं, हिंदी में, दोनों में कर सकता हूं। मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक प्लास्टिक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्लास्टिक की भित्ति, जाली जैसी है। उसके बाहर एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड मतलब हार्ड बट परमिएबल। सेल वॉल हार्ड है पर परमिएबल है, ठीक है, चीजें मूव कर सकती हैं। अगर इसमें पानी भरता है तो सेल वॉल सपोर्ट देती थी। यदि किसी सेल को मारना है तो उसके बाहर लिग्निन की एक लेयर लगा देते हैं जिससे चीजों की मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। लिग्निन एक केमिकल है जो चीजों को जाने नहीं देता अंदर बाहर ऐसे, तो उससे सेल डेड हो जाता है। लिग्निन क्यों बनती है? हम सेल को डेड करना चाह रहे हैं। हम डेड क्यों करना चाह रहे हैं? प्लांट चाह रहा है कि कोई हार्ड चीज बने, मुझे सपोर्ट मिले। प्लांट की ऊंचाई होती है 60-100 मीटर, उतनी ऊंचाई के लिए सपोर्ट चाहिए उसे, तो कुछ सेल्स को डेड करके सपोर्ट का काम करेंगे। बोलो, क्या ऑक्सीजन जाएगी बेटा? मान ले ऑक्सीजन जा भी पा रही है, पर बिना खाने के ऑक्सीजन क्या करेगा सेल? ना खाना अंदर आएगा ना वेस्ट बाहर जाएगा सेल से, तो क्या सेल मर नहीं जाएगा? खुद बता। सर व्हाट इज परमिएबल? जब चीजें अंदर मूव कर सकती हैं उसे परमिएबल कहते हैं। परमिएबल का मतलब, मान लो मैं कहता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, उसमें से आसानी से नहीं जाती। सेल वॉल परमिएबल है, सेल वॉल में से क्या होती है, चीजें आसानी से चली जाती हैं, इसलिए उसे परमिएबल कहते हैं, ठीक है। एनिमल सेल, देखो अब आपके मन में 10 सवाल आ गए। पहला सवाल, लिग्निन क्या होता है? बेटा लिग्निन एक केमिकल है। वो केमिकल क्या करता है? वो हार्डनेस देता है पर चीजों की मूवमेंट भी रोक देता है, सेल मर जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो पहले सवाल का हमने आंसर दे दिया आपको, व्हाट इज लिग्निन। तो हमने लिख दिया लिग्निन इज अ केमिकल डिपॉजिटेड इनसाइड सेल ड्यू टू विच क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, सेल बिकम डेड। और अगर वो डेड होगा तो क्या हो गया, हार्ड हो गया। क्या यहां तक कोई डाउट है? बता दो। ठीक है, मैंने लिख दिया बेटा, लिख दिया। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई आपको, लिग्निन एक केमिकल है जो डेड बना सकता है सेल को, और हम डेड किस लिए बना रहे हैं, सपोर्ट के लिए। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, लिग्निन प्लांट में बनता है, एनिमल में नहीं बनता, ट्रू। मैंने बट एक लिग्निन नाम से एक वर्ड बता दिया बस, आपको इतना क्यों परेशान हो रहे हो? लिग्निन मान लो जैसे प्लास्टिक है वैसे केमिकल है लिग्निन। अभी तो इतना याद करो, डिटेल तो आगे जाएंगे, सही है। सर एनिमेशन बताएं बेटा। एनिमेशन तो अभी आएगा, पहले जो पढ़ा रहा हूं वो देख। ये देख जरा, ध्यान से देख। अब ध्यान से देखिए बेटा जो मैं बताने जा रहा हूं। ये एक सेल मैंने ये बना दिया, एक और सेल ये बना दिया। ध्यान से देखियो मैं क्या कर रहा हूं बेटा। क्या इसमें सेल मेम्ब्रेन है? हां सर, सेल मेम्ब्रेन है। क्या यहां भी सेल मेम्ब्रेन है? हां सर, यहां भी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सही है। ध्यान से सुनना मैं जो करने जा रहा हूं। क्या यहां डीएनए है? डीएनए याद है आपको? हां सर, ये रहा डीएनए। यहां भी डीएनए है? हां सर, डीएनए है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें। यहां रिएक्शन हो रहा है, मान लो P से Q बन रहा है, R से S बन रहा है, S से मान लो T बन रहा है। यहां कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, P से Q हो रहे हैं, R से S हो रहा है, U से V हो रहा है, ऐसे कुछ रिएक्शन चल रहे हैं। अब अपने जीवन में पहली बार ठीक से समझो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। इधर ध्यान देना मेरी तरफ। ये जो सेल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, उसके साथ साथ डीएनए है, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं
जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो कहां हो रहे हैं? अकर इन साइटोप्लाज्म, ऐसा कुछ है। इसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहां पर इस बात का आपको आंसर मिल गया कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है कि जिसका डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म मतलब लिक्विड में होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये मेरे पास यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान सुनेंगे। एक सिंगल रूम है, मान लो एक स्टूडेंट है, वो हॉस्टल में रहता था, उसको एक रूम मिला हुआ था, उसी में वो स्टडी करता था, उसी में खाना खाता था, खाना भी वहीं बना लेता था, तो एक ही रूम में सारा काम हो रहा है। दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। उस स्टूडेंट की जॉब लग गई, बढ़िया, उसने पढ़ाई कर ली, नौकरी लग गई, उसने एक बढ़िया 3 BHK का मतलब फ्लैट खरीदा, ठीक है। उसमें क्या होता था? ड्राइंग रूम अलग है, स्टडी रूम अलग है, बेडरूम अलग है। इसका मतलब है यूकैरियोटिक सेल। मतलब क्या हुआ? सुनो, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है बेटा जिसमें ये एक चैम्बर बन गया। चैम्बर का मतलब मैंने कहा ना, रूम अलग अलग बन गए, तो एक चैम्बर बन गया जिसका नाम न्यूक्लियस हो गया। जिसका नाम क्या हो गया? न्यूक्लियस, जिसके अंदर डीएनए है। तो डीएनए अब इस लिक्विड में नहीं है। पहला डिफरेंस मिल गया आपको। तो यूकैरियोटिक सेल बेटर इवॉल्व है, जहां रिएक्शंस कराने के लिए भी अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। ये जो अंदर में चैम्बर बना रहा हूं, मैं फिर रिपीट करूंगा, इस बात को बहुत ध्यान से सुने। सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब मेम्ब्रेन है, डीएनए है, सारे रिएक्शन उस पानी में हो रहे हैं जिसका नाम साइटोप्लाज्म है। यूकैरियोटिक का मतलब रिएक्शंस को कराने के लिए अलग चैम्बर बन गए, अलग चैम्बर बन गए। तो इसकी भी ये मेम्ब्रेन लिपिड की ही होगी, ये भी लिपिड की होगी, पर इन चैम्बर्स का नाम मैंने ऑर्गेनल रख दिया। तो इसको कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन की बनी हुई, मेम्ब्रेन की बाउंड, बाउंड समझ में आता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। समझो इस बात को बेटा, ऐसी ऑर्गेनल जिसके बाहर मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का मतलब यह हुआ कि यहां पर सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में थे। यहां पर 3 BHK का घर है जिसमें ड्राइंग रूम अलग है, बेडरूम अलग है, स्टडी रूम अलग है, तो इसने अलग अलग चैम्बर बना दिए। कुछ रिएक्शन साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, पर कुछ ऑर्गेनल्स में भी होते हैं, और न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ज्यादा इवॉल्व कौन है? ये वाला, ये वाला? सर यूकैरियोटिक। पहले कौन आया? ये आया, बाद में उसके बाहर चैम्बर, मेम्ब्रेन लगाकर चैम्बर बना दिया, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ, इसके आगे नहीं पढ़ा रहा। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर बाकी टीचरों ने तो 1 घंटा पढ़ाया, आप भी क्या कर रहे हो, ज्यादा क्यों पढ़ाया? बेटा ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, इतना तो कराऊं कम से कम। इससे फायदा क्या हुआ? मुझे एक चीज बता जरा, एक ही रूम में खाना बना रहा है, उसी में स्टडी रूम है, सब एकदम अजीब सा नहीं हो जाएगा? चीजें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बेडरूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, तेरा टीवी देखने का रूम अलग है, सब कुछ अलग अलग है, तो बढ़िया कंट्रोल रहेगी ना चीजें। बढ़िया कौन सा है? ये वाला, ये वाला? मतलब इवॉल्व, ये वाला ज्यादा इवॉल्व है। अगर आपसे कोई पूछे कि मेम्ब्रेन की बनी हुई ऑर्गेनल्स किसमें मिलेंगी? यूकैरियोटिक सेल में। ऐसा सेल जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या यहां पानी है? हां सर, यहां पानी है। अंदर भी मान लो यहां कुछ पानी हो सकता है, तो इस पानी को इस पानी से अलग करने के लिए ये मेम्ब्रेन भी तो लिपिड की चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ ये वाली मेम्ब्रेन नहीं होती। अब इस वाली मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देते हैं, और ये वाली ऑर्गेनल की हो जाती है। ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनती है। प्रीवियस पेज लिखा नहीं बेटा? भी दे रहा हूं लिखने के लिए, लिख ले। मैंने क्या समझाया बेटा तेरे को? जैसे तूने माइटोकॉन्ड्रिया सुना है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं है, सेल के अंदर एक ऐसा चैम्बर है जिसके अंदर अलग रिएक्शन चल रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट सुना है? हां सर सुना है। क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं है, एक ऐसा चैम्बर है जिसमें अलग रिएक्शन चल रहे हैं सेल के साइटोप्लास्ट के अलावा। ER सुना है? हां सर सुना है, उसमें भी अलग रिएक्शन चल रहे हैं। तो रिएक्शंस को अलग अलग कराने के लिए जो चैम्बर बनाए सेल के अंदर, उन्हें हमने क्या बोल दिया? ऑर्गेनल बोल दिया।
एक पूछ रहा है सर प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, मैंने कहा उसमें मेम्ब्रेन होती है, नहीं सर, तो नहीं होगा न्यूक्लियस। क्या प्रोकैरियोट में डीएनए होता है? हां, डीएनए तो होना ही चाहिए, इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करेगा नहीं तो। सर थोड़ा साइड हो जाओ, साइड हो गया। बेटा लिग्निन के बारे में ज्यादा परेशान ना हो, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर सकते हैं, पर लिग्निन को केमिकल याद कर लो। सर इसे लिखना है क्या? इसे लिख ले, बिल्कुल लिखना है। और इसमें क्या लिखना है आपको? ये लिखना है कि यूकैरियोटिक और इसमें क्या फर्क होता है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होंगे? लेस कॉम्प्लेक्स, इसमें डीएनए होगा, केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में। इसमें क्या होती है बेटा? इसमें एक तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब चैम्बर, उसके अलावा क्या होता है? ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। सर आपने जो समझाया थोड़ा कम समझ में आया, फिर देख बेटा मैं क्या कह रहा हूं। यहां बहुत सारे रिएक्शन हो रहे थे, कुछ रिएक्शन इस चैम्बर में करा रहे हैं, इन चैम्बर्स का नाम ऑर्गेनल है, इसकी जो दीवारें हैं वो भी मेम्ब्रेन की बनी हुई है। क्लियर है? अब ठीक है। सर बैक पेज ले बेटा, बैक पेज ले। आज कोई एमसीक्यू नहीं है। आप लेक्चर को एक बार फिर से देखेंगे, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है सुन लें ध्यान से। स्टार्टिंग में आपको 1-2 दिन 4 दिन करना पड़ेगा लेक्चर के कुछ पार्ट को, जहां भी डाउट है एक बार फिर से देखें, मेरी बातें फिर से समझने की कोशिश करें। अगर आपका फिर भी डाउट रह जाता है तो आप फिर उसमें डाउट का एक ऑप्शन है, वहां पे आप पूछ सकते हैं। क्लास कल स्टार्ट होने से पहले मैं उसे बता दूंगा आपको। क्लियर है? ये पीडीएफ आपकी चली जाएगी आपके पास नोट्स की फॉर्म में, वहां से भी लिख सकते हैं। डीपीपी आपको अवेलेबल आज नहीं है, क्योंकि आज कोई डीपीपी रखी ही नहीं मैंने, कल से हम उसको स्टार्ट कर पाएंगे। क्लियर है? कल ही आए उसके बाद से डीपीपी तुरंत स्टार्ट नहीं है। हां, कल से मैं आपको क्वेश्चंस देने स्टार्ट कर दूंगा। जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ क्वेश्चन साथ के साथ कराऊंगा और कुछ मैं आपको देने स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है? मैं आपको सारे बेसिक्स करा दूंगा ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है सर, प्रीवियस दिखा दिया, अब आगे देख लो। क्या आपको समझ में आया बेटा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो आपको मैंने क्या पढ़ाया। मैंने आपको बताया सेल कैसे बना होगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कैसे आया। बेटा सेल मेम्ब्रेन, क्या मैं आपसे पूछूं सेल मेम्ब्रेन सभी प्रकार के लिविंग सेल में होती है? आप कहोगे यस सर। क्या डीएनए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में होता है? आप कहोगे यस सर। न्यूक्लियस किस में होता है? प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में? सिर्फ यूकैरियोट में। ऑर्गेनल्स जिनके बाहर मेम्ब्रेन है वो किस में होती है? यूकैरियोट में। समझ में आ रहा है? चैम्बर के अंदर चैम्बर यूकैरियोटिक सेल, एक सिंगल चैम्बर प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, बढ़िया। तो हमने पूरा समझ लिया है कि सेल पानी में आया, बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से अलग करने के लिए मेम्ब्रेन थी। दूसरा पॉइंट, मेम्ब्रेन को हाइड्रोफोबिक थी, किसकी बनी थी? लिपिड की। चीजों की मूवमेंट के लिए क्या लाए? चैनल लाए, हाइड्रोफिलिक चीजों के लिए। फिर उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए भी चाहिए। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। काम क्या करता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। फिर हमने आपको प्रोकैरियोटिक और कुछ यूकैरियोटिक बनाया। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। सेल वॉल रिजिड है, हार्ड है। सेल वॉल मानो लोहे की जाली, सेल मेम्ब्रेन मानो प्लास्टिक, पतला सा पॉलिथीन। क्लियर है? बहुत सारे सवाल मन में हैं, सारे बताएंगे, लेकिन क्या पहले लेक्चर में हमें बाकी चीजें समझ में? देखो बेटा, अभी पूरा ओशियन बाकी है नॉलेज का, सब मिलेगा, लेकिन पेशेंस, हार्ड वर्क और परसिस्टेंस बने रहना साथ के साथ, बस। ठीक है? क्लियर है? हाँ, सही है। मिले कल फिर से, बताइए, कल फिर से मिले, पढ़ के आओगे। मैंने क्या सिखाया था आपको? याद करिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी। मैंने क्या बोला? ये याद रखो बेटा। बिफोर क्लास 15 मिनट रिवीजन, आपको 5 मिनट ही लगेगा। पीडीएफ देखोगे 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। आफ्टर क्लास जब पीडीएफ आ जाए इसकी, आपने नोट्स लिखे, एक बार नोट्स पलट के देख लो, 5-10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। कल मिलते हैं। ठीक है बेटा? सही है? जो चीजें डाउट में रही फिर से देखें, हम आपके साथ हैं, पूरी हेल्प करेंगे, कहीं से कोई चीज बिना समझाए नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है? चलिए, सेल मेम्ब्रेन ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। मैंने अभी सिर्फ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बताया,
प्लांट सेल, एनिमल सेल, सारी डिटेल पे आऊंगा कल, सब पे बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? बाय।